हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि कंप्लीट इकोनॉमिक्स की एक वीडियो आएगी, और अगर आपने इसको देख लिया ना तो कहीं मतलब पेड क्लास मान लो आप इसको, पेड से भी बेहतरीन। मतलब इसमें से 10 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, 10 क्वेश्चन आपके फंसेंगे पक्का के पक्का, ठीक है ना। और 10 क्वेश्चन होंगे आपके 0.83 नंबर के, तो आपके नंबर हो गए कम से कम 8 मार्क्स। 8 मार्क्स बड़े आराम से आएंगे आपके। इस वीडियो को देख लो पक्का से। आप सीडीएस के बाद ना गाली तो नहीं दोगे, दुआ जरूर दोगे कि भाई ने सही पढ़ाया था, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। फटाफट मैं सिलेबस बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ गुड्स पढ़ाऊंगा, फ्री, कॉमन, पब्लिक। टैक्सेशन का बेसिक्स पढ़ाऊंगा मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, और डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। किसी ने नहीं बताया होगा आज तक, सब बस बकवास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। और गाइस एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, इसके साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, PYQ इसके साथ है। जैसे ये वाला टॉपिक खत्म होगा उसके बाद इसके PYQ, ये टॉपिक खत्म होगा इसके PYQ, साथ साथ में। मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इसके PYQ, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व इसके PYQ, फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है इसके PYQ, साथ साथ में। मतलब खत्म टॉपिक करने के बाद उसके PYQ वहीं तुरंत। मज़ा आने वाला है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। अब आता है टाइप ऑफ कर्व, इसके PYQ, इसके साथ में ये क्या होते हैं सारे के सारे सब पढ़ाऊंगा, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। फिर आता है टाइप ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल, मार्केट, एक्स एंटे, एक्सपोज्ड, ये सब क्या है, मैंने क्यों बना रखे हैं ये, मतलब याद करवा दूंगा बिल्कुल बिल्कुल जड़ से। कंपोजिट डिमांड, ड्राइव डिमांड, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ से तो एक दो क्वेश्चन तो फंसता ही है यहाँ से। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्ट इलास्टिसिटी, यूटिलिटी, ये यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ये ई क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ बताऊंगा जड़ से, बिल्कुल मज़ा आएगा एकदम। आगे चलते हैं। विबेंस गुड क्या है, गिफिन गुड क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज़ होती है, सब कुछ। इसके साथ साथ PYQ जो करवा रहा हूँ ना वो अलग मज़े, ठीक है। टाइप ऑफ मार्केट, परफेक्ट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब पढ़ाऊंगा मैं, सब कुछ, ठीक है। 5 ईयर प्लान, ये सब एक मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये आपको याद करवा दूंगा। किसी ने आज तक आपको याद नहीं करवाए होंगे। याद मतलब ट्रिक के साथ, एक बार में याद, पूरा याद। मतलब आप हैप्पी हो जाओगे कि भाई ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक, इतना खुश हो जाओगे ना, मतलब बस स्टार्ट। गाइज आप ना 3 से 4 पेपर लेके बैठना A4 साइज के, और 3 पेन, एक रेड, एक ब्लैक और एक ब्लू। नोट्स बनाना बहुत तमीज़ से, आज के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। ऐसे नोट्स बना लेना एक ही बार, मतलब मज़ा आने वाला है। जो भी ग्राफ बनाऊंगा ग्राफ, उसके बाद उसके पॉइंट्स जो बताऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट डाउन करते रहना कि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका पूरा इकोनॉमिक कवर हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतने से कम टाइम में उतना कोई पढ़ा दे तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर गाली लिख के जाना कि भाई आपने बहुत गंदा पढ़ाया, अगर मज़ा ना आया तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ गुड्स। यहाँ से CDS में लास्ट ईयर से 3 से 4 क्वेश्चन आ रखे हैं, और ये हर बार CDS यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ गुड, एक तो फ्री गुड होता है, एक होता है कॉमन गुड, एक होता है पब्लिक गुड। तो देखो फ्री गुड कौन सा गुड होता है, फ्री। एग्जाम्पल एक एक याद कर लो, इसके ऊपर लिख रहा हूँ एयर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया एयर। कॉमन गुड, कॉमन मतलब जो सभी लोग यूज़ कर सकते हो, कॉमन हो, जैसे कि ग्रेजिंग लैंड्स, जैसे अगर आपने देखे हो पॉन्ड्स वगैरह, फिश पॉन्ड्स, मतलब वहाँ पे उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ग्रेजिंग लैंड। एक और लिख लो इसका एग्जाम्पल, फिश पॉन्ड, ठीक है। एक आता है पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जिसका मतलब जैसे कि स्ट्रीट लाइट है, जैसे डिफेंस मान लो आप, डिफेंस भी पब्लिक गुड में आता है, डिफेंस, स्ट्रीट लाइट, मतलब ये पब्लिक है, ठीक है ना। अब देखो पहला, क्या ये फ्री है, जो फ्री गुड है फ्री है, बिल्कुल फ्री है, यस। क्या ये वाला फ्री है, ये एक टेबल टाइप बना लो आप ऐसे करके, ठीक है। इस नोट्स बनाते हुए चलना, बहुत काम आएंगे। शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है ना। 2x पे देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, बहुत काम आएंगे। देखो फ्री है, हाँ है, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है। ऐसा तो है नहीं कि डिफेंस के लिए आपको पे करना होता हो, कि आपको डिफेंस तभी मिलेंगी जब, डिफेंस तो सभी के लिए होती है ना, कॉमन है ना। वैसे ही फिश पॉन्ड, ग्रेजिंग, सारे के सारे फ्री हैं, ठीक है। कैन एनीवन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूजिंग, नहीं, नो, इसमें भी नो, इसमें भी नो, ठीक है। राइवलरी हो सकती है, राइवलरी मतलब झगड़ा हो सकता है कि तूने हवा क्यों ले ली, फ्री गुड है ना, तूने हवा क्यों ले ली, नहीं हो सकता। जैसे समझो एक बंदा है, ठीक है ना, और ये दूसरा बंदा है, इसको बोलेगा तूने हवा क्यों ले ली, है ना, ऐसे झगड़ा कभी नहीं हो सकता हवा के ऊपर, क्योंकि फ्री है यार वो। यहाँ पे हो सकता है लैंड के ऊपर, यस,
क्यों हो सकता है यहाँ पे झगड़ा? इसलिए हो सकता है कि अगर एक लैंड है, वहाँ पे अगर दूसरा किसान उसको मतलब चराने के लिए चला गया किसी को, तो वो बोलेगा कि तूने सारी घास अपने जानवरों को खिला दी है। इस तरीके से एक लैंड के ऊपर झगड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो यस, यहाँ पे राइवलरी हो सकती है। क्या यहाँ पे राइवलरी हो सकती है? नो। ठीक है, इतना हो गया। तो आपको ये पता चल गया कि फ्री गुड क्या होता है। फ्री गुड मतलब जो फ्री हो, जैसे कि एयर। कॉमन गुड जो कि ग्रेजिंग लैंड्स, पॉन्ड, ये सब कॉमन है, इसको लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। पब्लिक गुड क्या है? जैसे जैसे कि डिफेंस है, स्ट्रीट लाइट है, ठीक है ना। तो ये सब हो गई पब्लिक गुड। और इसके लिए कौन पे करता है? गवर्नमेंट पे कर रही है इसके लिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट ही तो लेके आती है बजट वगैरह डिफेंस के लिए, ठीक है। एयर के लिए गवर्नमेंट पे कर रही है नहीं ना यहाँ, लेकिन गवर्नमेंट पे करती है पब्लिक गुड्स के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब गाइस मैं इसमें क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, देखो गाइस यहाँ देखो, ये क्वेश्चन है आपका सीडीएस का सेकंड 2016, ठीक है। नहीं, ये 2015 का, शायद 2015 का फर्स्ट है ये, हाँ। और जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है CDS 2 2016। चेक कर लेना गाइस, वैसे तो मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक गुड? देखा क्वेश्चन आ गया ना, कौन सा पब्लिक गुड नहीं है। अब मैंने बताया था कि पब्लिक गुड क्या होता है, जिसको हम फ्री में यूज़ कर सकते हो। डिफेंस को हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लाइट हाउस, लाइट हाउस क्या होता है? देखा आपने, समुद्र के किनारे, मतलब किनारे किनारे पे एक लाइट हाउस लगे हुए होते हैं, उससे लाइट मारते रहते हैं लाइट हाउस, ये भी मतलब पब्लिक है, ठीक है। और हो गया पब्लिक पार्क, ये तो फ्री है ही, मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो गए? फ्री हो गए। इलेक्ट्रिसिटी फ्री है कि नहीं है? कहीं भी आप रहते हो इलेक्ट्रिसिटी आप पे करते हो ना, तो इसका आंसर हो गया ये। तो पब्लिक गुड कौन सा नहीं है? ये हो गया। आगे सुन में, मतलब क्वेश्चन हो रहे हैं ना, मेन फंडा हमारा क्या है एग्जाम के अंदर? 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ के जाना और क्वेश्चन को सही करना, ठीक है। आगे चलें, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक गुड? देखो ये 2015 के फर्स्ट में आया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? एक कम्युनिटी प्रोड्यूस बाय ए गवर्नमेंट, ठीक है, हो सकता है। एक कम्युनिटी हुज बेनिफिट्स आर इंडिविजुअली स्प्रेड अमॉन्ग द एंटायर कम्युनिटी, मतलब हर एक को मिलेगा। जैसे हमारे हर एक सब्सक्राइबर को मतलब हर एक बंदे को वो बेनिफिट मिलेगा। सही सही बात है। मतलब हमारा समझो आप की फैमिली में 10 लोग हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा पार्क के अंदर घूमने नहीं जा सकता, ऐसा कोई रूल है नहीं है ना, तो सब लोग जा सकते हैं। तो ये वाला आंसर इसके पब्लिक गुड की एग्जैक्ट डेफिनेशन बता रहा है वाला सेंटेंस। और भी देख लेते हैं। एनी, देखो एनी वाले सेंटेंस तो मैं एकदम काट देता हूँ, यूपीएससी में एनी जहाँ पे भी लिखा जाए वो काट दो, वो पक्का गलत होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। एनी कम्युनिटी दैट इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग जनरल पब्लिक, गलत है। ए गवर्नमेंट स्कीम दैट बेनिफिट द पुअर हाउस होल्ड, ये भी गलत है। पुअर केवल पुअर को मिलेगी, नहीं ऐसा भी नहीं है, सबको मिलती है यार। पब्लिक मैंने बताया ना सबके लिए फ्री है। डिफेंस, जब भी कोई पब्लिक आ जाए अपने माइंड में रखो डिफेंस को। आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, डिफेंस को माइंड में रखो, क्योंकि पब्लिक से क्वेश्चन पूछता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का एग्जाम्पल क्या है? डिफेंस है ना। ये सीडीएस वाले बहुत तेज हैं, क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे जहां आप नौकरी करने जा रहे हो, है ना। समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। तो अभी हमने एक बार फिर से, देखो मैं एक बार ये वाला टॉपिक फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एयर फ्री है तो फ्री गुड में आता है। ग्रेजिंग लैंड्स और फिश पॉन्ड्स कॉमन गुड में आता है। एग्जाम्पल याद रखो, उससे आपको आगे के सब पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक गुड क्या है? डिफेंस आता है, डिफेंस, ठीक है। और ये हो गया, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है टैक्स, या बोल सकते हो टैक्सेशन बेसिक्स। गाइज ये टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा। देखो इसमें सीडीएस में आ रखे हैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब मैं तो लिख रहा हूँ ज़्यादा याद रखें गाइज। मेरे को जो मिले मैंने वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ और वही आपको करवाऊंगा अभी। तो पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, इसका पूरा बेसिक्स पढ़ेंगे बहुत ही आराम से, देखना मज़ा आएगा। यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आएंगे गाइज, पक्का फंसेंगे। देखो पहली चीज़, कितने टाइप के टैक्स होते हैं? 2 टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है? देखो डायरेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट एक पर्सन दे, जैसे ये गवर्नमेंट हो गई, सरकार है, ठीक है। एग्जाम्पल में डायग्राम बना के मेरे को मज़ा आता है। देखो ये बंदा है, इसके पास इसकी इनकम आई इसके खाते में, इसके अकाउंट में, और इसने डायरेक्ट टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स।
अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखो, ये गवर्नमेंट है, आप किसी बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, ये रहा उसका मालिक, आपने यहाँ बैठ के खाना वाना खाया, आप ये रहे, तो आप किसको पे करोगे? इसको। और ये किसको पे करेगा? इसको। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया? इसकी डेफिनेशन लिख दूँ, ठीक है। डायरेक्ट की डेफिनेशन है ऑल दोज टैक्स which are not shifted to another person, जो दूसरे पर्सन पे ना शिफ्ट किए जा सकते हो, ये हमने डायरेक्ट इसको दे दिया गवर्नमेंट को। और ये शिफ्ट, ये देखो, इसने हमारा टैक्स मतलब दिया इसने, लेकिन ये शिफ्ट किस पे हो गया? इसके कस्टमर पे। तो ये शिफ्टेबल टैक्स होता है, ये शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्ट नहीं होते। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पक्का आता है यहाँ से। अब मैं इसके अंदर घुस के ना सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा टैक्स, ना ना ना, पूरा कंप्लीट एक बार देखो, याद करो, ख़त्म। मेरा मामला वही रहता है, सीधा वाला। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी है। देखो, आपने कभी भी कोई बिल देखा है? चलो इसमें से आपको मैं मांगता हूँ कि कोई बच्चे यार रेस्टोरेंट तो गए होंगे यार, खाना वाना खाने, मैगडी गए होंगे, कहीं ना कहीं तो गए होंगे, तो वहाँ पे ना कभी बिल में देखना एक जीएसटी लिखा होगा, एक लिखा होगा सीएसटी सेंट्रल वाला, एक होता है एसएसटी, ऐसे करके लिखा होता है, एक होता है जीएसटी, ठीक है ना। तो ये 18% होता है। तो ये हमसे लेते हैं वो पैसा, हम इनको देंगे, किसको? रेस्टोरेंट वालों को, और ये फिर गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है ना। तो ये आपने देखा ना, ये लिखा हुआ, ये जीएसटी होता है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि वो इनडायरेक्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इनडायरेक्ट के अंदर। और डायरेक्ट कहाँ लगता है? डायरेक्ट केवल हमेशा इनकम पे लगता है। जैसे कि अगर आपके काफ़ी लोग के फादर्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो उनकी आप कभी सैलरी स्लिप देखना यार, ये सब देखा करो, तभी तो यार इकोनॉमिक्स में कुछ मतलब पल्ले पड़ेगा ना। उनकी सैलरी स्लिप देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा इनकम टैक्स कितना दिया है, तो ये सब आप देखना, ठीक है। आगे समझ में? नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो गाइज ये तो हो गया हमारा पहला क्लासिफिकेशन। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे भी वही लिखना है, टाइप ऑफ टैक्स। गाइज देखो, अब बोलोगे कि ये भी टाइप ऑफ टैक्स है, वो भी टाइप ऑफ टैक्सेस है। देखो होता क्या है ना, यहाँ से सीडीएस वाले क्वेश्चन कम पूछेंगे। कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि ये सबको सबने पढ़ लिया। जहाँ से यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछेगी जहाँ से लोग नहीं पढ़ के जाते। तो वो ये वाला टॉपिक है। कहाँ चला गया ये वाला टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ अब? देखो, पहला टैक्स है, इसका नाम, इसको ए से नाम दे दो, इसका ए नाम है रिग्रेसिव टैक्स। ये क्या चीज़ है ये रिग्रेसिव टैक्स? देखो, पहले मैं इमेज बना के दिखाऊंगा, आपको याद करवाऊंगा, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है। इमेज लेते हैं इस बार ब्लू कलर। देखो समझो, ये है एक बिस्किट का पैकेट, बिस्किट, ठीक है, बिस्किट का पैकेट है। और एक जगह कोई गरीब आदमी है, पुअर है, एक जगह अंबानी है, ठीक है। अंबानी जी खरीदने गए बिस्किट का पैकेट और ये भी खरीदने गए। तो अंबानी जी को कितना टैक्स देना पड़ रहा? 18% जीएसटी, ठीक है। और इस पुअर को कितना देना पड़ा? 18% जीएसटी। दोनों को सेम टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये कमाता कितने रुपए? समझो इसने 2 रुपये टैक्स दिया, समझो ये 10 रुपये कमाता है। अंबानी जी कितना कमाते हैं? लगभग, मतलब कितना भी मान लीजिए, 10 लाख रुपए मान लीजिए। तो इनका प्रपोर्शन में देखा जाए तो इसने केवल 2 रुपये दिया टैक्स, इसने देखो कितने दिया। तो इसने अपनी एक मतलब अपनी सैलरी का बहुत ज़्यादा अमाउंट टैक्स में पे कर दिया ना। तो इसकी डेफिनेशन यही हो गई। द पुअर मीन्स, लिखो इसको, लिख लो, मीन्स रिग्रेसिव टैक्स मीन्स द पुअर पे ए ग्रेटर proportion of their available resources than a rich। मतलब अमीर से ज़्यादा वो अपने अवेलेबल रिसोर्स, देखो यहाँ पे 10 में से उसने 2 पे कर दिया। गाइस ये सब एक डायग्राम बना के डेफिनेशन लिखना। तो उसके बाद मीन्स दैट ए पुअर पे ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ देयर अवेलेबल रिसोर्सेज देन ए रिच। इसको क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। आगे समझ में? अब आगे चलते हैं। ये ए है टाइप ऑफ टैक्स में। अब लिखते हैं बी। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। यहीं से क्वेश्चन आएंगे गाइस सीडीएस में, पक्का गारंटी। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा यहाँ से,
मज़ा आने वाला है। देखो देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जैसे कि कैसे बताऊँ मैं आपको। देखो एक गरीब आदमी है, ठीक है, मतलब गरीब पे कम, इसको हिंदी में लिख लो। मैंने मतलब जैसे जैसे मेरे को याद है मैं वही बताऊंगा। अमीर पर ज़्यादा। देखो, गरीब पे कम, अमीर पे ज़्यादा। डेफिनेशन क्या हो गई? जैसे कि समझो अगर एक पुअर आदमी है, वो 10 रुपये कमाता है, तो उस पर टैक्स कितना लगेगा? 0.001, इस तरीके से कुछ लगेगा टैक्स। अगर एक अमीर आदमी है, अमीर आदमी मतलब एक रिच है, वो कमाता है समझो 100 रुपये, तो इस पर कितना लगेगा? 1 रुपये। तो मतलब जितना वो कमाता है उतना टैक्स लगेगा। मतलब इसका मतलब है, मीन्स इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अलग कलर से। गाइस नोट डाउन कर लोगे ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ, इसी वाले सीरीज में आपको इतना फ़ायदा होगा ना, इतना फ़ायदा, मतलब आप बोलोगे भाई सही था यार, सही था, मज़ा आया। देखो, मीन्स हायर टैक्स रेट फॉर दोज विद हायर इनकम, ठीक है। आगे समझ में, मतलब जिनकी इनकम ज़्यादा है उनका टैक्स भी ज़्यादा है। देखो, अगर किसी की और इनकम ज़्यादा है, समझो उसकी 10,000 1 लाख जितनी मान लो, ठीक है ना, तो वो 100 रुपये टैक्स देगा या हज़ार रुपये टैक्स देगा। मतलब जितना रिच होगा उतना ज़्यादा टैक्स। तो प्रोग्रेसिव है, मतलब इनकम बढ़ती जा रही है, टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। समझ गए ना? प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ना होता है, मतलब जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना टैक्स बढ़ेगा। रिग्रेसिव में क्या था? चाहे आपकी कोई भी पुअर हो या रिच हो, दोनों बराबर टैक्स देंगे। समझ गए? रिग्रेसिव का मतलब वो था। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तीसरा, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शन टैक्स ये क्या होता है? देखो, कलर चेंज करते हैं। इसको मैंने याद करने के लिए कि ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब होता है इमेजिनरी है या फिर इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है टैक्स। मतलब ये क्या बोल रहा है? सबको सेम टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो रिच हो या वो पुअर हो, सेम टैक्स, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब कितना भी हो, इसको लिख लो, इसको सेम परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑन इनकम irrespective of whether you are middle class, अपर क्लास और रिच। आप कुछ भी हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, रिच हो, आपको सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स देना है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल। तो ये इम्प्रैक्टिकल है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। आगे समझ में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टैक्स है डिग्रेसिव टैक्स। ये कौन सा टैक्स है? डिग्रेसिव। देखो, डिग्रेसिव टैक्स को, इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट एक तरीका। देखो, डिग्रेसिव टैक्स, कलर दूसरा लेते हैं, इज इक्वल्स टू प्रोग्रेसिव टैक्स प्लस प्रोपोर्शनल टैक्स। गाइस नोट डाउन करते ना, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल को दोनों को जोड़ देता है ये, तो क्या बन जाता है? प्रोग्रेसिव बन जाता है। देखो कैसे, प्रोग्रेसिव क्या था? जो टैक्स बढ़ रहा हो, प्रोग्रेसिव हो, है ना। और प्रोपोर्शनल क्या था? जो यूनिफॉर्म हो, अभी मैंने बताया था, यूनिफॉर्म रेट में हो, ठीक है। तो देखो, अब क्या होता है, पहले कोई टैक्स बढ़े, जैसे 5% था, फिर वो बढ़ा 10% हो गया, फिर वो बढ़ा, फिर वो 20% हो गया, ये हो गया प्रोग्रेसिव, मतलब बढ़ रहा है। लेकिन फिर प्रोपोर्शन भी हो जाए, मतलब फिर 20 हो गया तो फिर 20 पे फिर 20 आप कितना ही पैसा कमा लो, फिर 20% टैक्स ही देना है। मतलब ये आगे समझ में। देखो, इसको मैं एक इमेज से मतलब बताता हूँ। इसको एक यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रेसिव। अगर गाइस समझ में नहीं आ रहा हो ना, ध्यान से देखना, एक बार आ जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है कहीं नहीं मिलेंगे आपको। एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है डिग्रेसिव। देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जैसे समझो, इसमें मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ यहाँ से। देखो, कलर लेते हैं ये वाला। जैसे एक तो लोअर आदमी है, ठीक है ना, एक हो गया मिडिल क्लास का आदमी, एक हो गया अपर क्लास का आदमी, एक हो गया रिच क्लास का आदमी, ठीक है ना। नोट डाउन, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ गाइस, ये फास्ट ट्रैक सीरीज़ हो रही है। अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊँ ना कभी, तो देखना आपको मज़ा ही आ जाएगा। मतलब अभी तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट कंप्लीट करवाने की, तो टाइम भी कम है। देखो, ऐसे बना दो इसको। मतलब प्रोग्रेसिव में क्या होता है, पहले 5% टैक्स था मतलब लोअर के लिए, मिडिल के लिए 10 हो गया, इसके लिए 15 हो गया, इसके लिए कितना हो गया? 20 हो गया। लेकिन जो डिग्रेसिव होता है ना, डिग्रेसिव जो टैक्स होता है, ये कैसा होता है? देखो, पहले तो बढ़ेगा, 5 था, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, 10 आ गया,
फिर 10 के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिर सबके लिए 10 10 10 10। मतलब समझ में आ गया प्रोग्रेसिव और डिग्रेसिव में अंतर? आगे समझ में? अब देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके साथ साथ, ताकि आपके माइंड है ना, या समझो एक आपका माइंड है ये ना खुल जाए, पॉजिटिवनेस आ जाए इसके अंदर कि हाँ भाई मैं भी क्वेश्चन कर सकता हूँ इको के, इकोनॉमिक्स के। ठीक है, आगे चलें। देखो नेक्स्ट ऐड करता हूँ मैं इसमें क्वेश्चन। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन है, ये है आपका CDS 2015 का सेकंड के पेपर का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन आ रखा है इसमें। नेक्स्ट कैसे होगा? और जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपका रखा है CDS 1 2016। तो गाइस 2 क्वेश्चन मैंने ढूंढ के निकाले हैं, ठीक है ना, टैक्स के ऊपर हैं दोनों क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर? प्रोग्रेसिव मैंने आपको क्या बताया था, देखो अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो प्रोग्रेसिव का मतलब है बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ा फिर यहाँ बढ़ा फिर यहाँ बढ़ा, मतलब इसके लिए कम है उसके लिए ज़्यादा है। मैंने देखो डेफिनेशन के लिखाई थी प्रोग्रेसिव की, कहाँ चला गया? सबसे पहला वाला मैंने क्या बताया था, ये देखो ये रहा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब जितना अगर आपके पैसे इनकम बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को इसका आंसर बताओ, आप पॉज करो और बताओ कहाँ चला गया, ये रहा। इसका आंसर बताओ मेरे को आप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव टैक्स? पॉज कर दो गाइज यहाँ पे और आराम से बताओ। तो गाइज जिसने आंसर दिया बी वो तो सही है, बाकी सब डूब के मर जाओ क्योंकि अगर इतना इजी भी नहीं बता पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो टैक्स रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज, मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखना कितना आसानी से क्वेश्चन हो जाता ना, मतलब अगर आपको पढ़ा हुआ होता तो हो रहा है ना क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर पूछ रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा पढ़ना गाइस, पॉज कर देना वीडियो को, पॉज करो उसको और जाके एक बार देखो, आराम से देखो कि इस क्वेश्चन को पढ़ो, बताना कौन सा आंसर है। मैं वेट कर रहा हूँ, पॉज कर दो। देखो मैं जैसे ही पढ़ता ना तो मेरे को सीधा मैं आता प्रोग्रेसिव टैक्स, क्योंकि मैंने यही पढ़ा है ना। एक यार एक माइंड की इमेज होती है, तो सबसे पहले मैं ये वाला सेंटेंस आगे पढ़ता। क्या लिखा है? ए प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स ए लार्जर शेयर फ्रॉम द पुअर फैमिली। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई गरीब है उससे पैसा ज़्यादा लिया जाए और अमीर से पैसा कम लिया जाए, मतलब इस तरीके से उल्टा सेंटेंस लिख रखा है। तो थर्ड गलत, तो पहले नीचे आ जाओ, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब पता चल गया कि इन दोनों में से कोई सा आंसर है। अब किसी ने इन दोनों में से आंसर दिया तो वो सही है। ठीक है ना, अब देखो अब यही पता चल रहा है कि 2 और 4 तो दोनों में है ही, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मैं आपको अप्रोच ही बता रहा हूँ ना साथ साथ में। अब देखो बस पहला सेंटेंस देख लो। ठीक है, तो गाइस देखो इसमें क्या है, आपको सेकंड और फोर्थ तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो 1 पढ़ लो, इसको पढ़ो एक बार। देखो इसको पढ़ने से क्या पता चल रहा है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है पेमेंट का, टैक्सेशन का, ये क्या बोल रहा है कि रिलेटिंग विद इनकम, उसकी इनकम और वेल्थ से मतलब रिलेशन होते हैं। जैसे एक बंदा है, ठीक है, वो कुछ पैसे कमा रहा है तो उसका जो टैक्स देगा वो उसके ऊपर ही तो देगा। समझो वो X रुपये कमा रहा है, दूसरा बंदा है वो Y रुपये कमा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स देगा। तो ये सेंटेंस सही हो गया। तो हम ये तो मतलब ये तो सही है, तो ये वाला अकेला सही हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो इसका आंसर सी है। जिसने सी दिया है वो डूब के ना मरे, वरना और सारे मर जाओ ठीक है, चलो गाइस जोक्स अपार्ट, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो गाइस ये जो टॉपिक है ये है मार्जिनल यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व, टोटल यूटिलिटी और PFF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये क्या है, ये क्यों लिखा मैंने? देखो गाइज यहाँ से CDS का फेवरेट टॉपिक है। CDS में जिसको भी मतलब इतना फेवरेट है कि हर साल यहाँ से 2 से 3 से 4, जितने भी मैं कम बोल लूँ कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं तो कम लिख रहा हूँ, अब मेरे को ये एनालाइज करना पड़ रहा है कितने आ रहे हैं। एनालाइज किया एक बार भूल जाओ आप, लेकिन ये पढ़ के जरूर जाना मुझसे, एक बार पढ़ लो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो पेन लेते हैं ये वाला। देखो 3-4 डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए सब पढ़ने से पहले। पहली चीज़ नीड क्या होती है, वांट क्या होती है और डिमांड क्या होती है। ठीक है, इन तीनों में अगर किसी को डिफरेंस पता है ना तो वो बादशाह है, बादशाह है। देखो जैसे मजाक बाद में, देखो नीड क्या होती है। देखो नीड अगर हिंदी में लिखूँ इसको बोलते हैं ज़रूरत। क्या लिखते हैं? ज़रूरत है किसी की, जैसे कि हवा, एयर, वाटर, अगर उसको नहीं मिलेंगे तो बेचारा मर जाएगा, उसकी वो ज़रूरत है। ठीक है, वांट्स होती हैं इच्छा, इच्छा की स्पेलिंग शायद यही होगी, हाँ इच्छा। देखो इच्छा, हाँ
इच्छा मतलब उसकी इच्छा है, डिज़ायर है उसकी, डिज़ायर भी लिख सकते हो आप इसको, डिज़ायर है उसकी, वांट्स हैं उसकी। जैसे कि मतलब वो मरेगा नहीं, अगर उसको ये मिलेगी नहीं तो वो मरेगा नहीं। जैसे मोबाइल है, अगर आपको कोई मोबाइल ना दे तो आप मर जाओगे नहीं ना। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें, आप समझ जाओ, मैं बोलना नहीं चाह रहा। और क्लोथ्स भी आते हैं इसके अंदर, मतलब और समझ जाओ आप, ठीक है। डिज़ायर, उसकी इच्छा है कि उसको वो चाहिए लेकिन वो मिल नहीं पा रही, ठीक है, उसकी वांट्स हैं वो, ठीक है। और रही बात नीड, नीड मैंने बता दी, ज़रूरत, एयर और वाटर, जिसकी बगैर वो मर जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। अब आती है डिमांड। डिमांड क्या होता है? डिमांड होता है विलिंगनेस टू बाई सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन प्राइस सर्टेन टाइम, मतलब उसकी एक होता है ना। जैसे समझो, कैसे बताऊँ मैं आपको इसका एग्जांपल, बस पहले आप इसको नोट करो पहले, उसके बाद बताऊँगा। विलिंगनेस, विलिंगनेस टू बाई कुछ भी एट द रेट सर्टेन प्राइस एट सर्टेन टाइम। मतलब कि समझो जैसे कि आप एक मोबाइल ख़रीद रहे हो आज, समझो वो सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग, ठीक है ना। आज उसका प्राइस है 10,000 रुपये, ठीक है। तो आज उसकी टाइम की ज़रूरत है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप खरीदोगे, टाइम और प्राइस। लेकिन आज से 2 साल बाद इसका सैमसंग का वही रेट रहेगा नहीं ना, ये डाउनग्रेड हो जाएगा, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब विलिंगनेस टू बाई, आप अगर विलिंगनेस हो तभी आप खरीदोगे। तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। नीड, नीड क्या है? ज़रूरत है। वांट क्या? इच्छा है उसकी, मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है ना। डिमांड है, विलिंगनेस टू बाई, ठीक है। ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब गाइस जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम, मतलब एकदम सटीक, माइंड एकदम यहीं पर होना चाहिए। मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी, ये क्या चीज़ है? ध्यान से देखना गाइस। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी, गाइस नोट्स बना लेना, नोट्स मतलब छोटे छोटे ही बना लेना, लेकिन बना जरूर लेना। मैं कसम से बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा फिर बोलोगे कि यार पढ़ाया पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा याद हो जाए। देखो ये क्या होता है, मतलब जैसे कि आप समझो एक रोटी खाई आपने, ये रोटी है, आपकी मम्मी ने आपके लिए रोटी बनाई, रोटी खाई आपने, एक रोटी खा ली, मज़ा आया। दूसरी रोटी खाई आपने और मज़ा आया, ठीक है। मेरा 4 रोटी में पेट भर जाता है, तो तीसरी रोटी में थोड़ा कम मज़ा आएगा, और चौथी रोटी में और मज़ा कम हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, मतलब पहले मज़ा आ रहा था, धीरे 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 मज़ा कम होता चला गया, ठीक है। ग्राफ मान लो आप इसका रोटी का, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद ये सब बताएंगे। देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ एन एडिशनल सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, एक और यूनिट से, ठीक है। देखो, देखो इस टाइम मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ आपकी हंगर, हंगर मतलब आपकी भूख, ठीक है ना। हंगर, देखो आपको भूख थी यहाँ पे समझो 100%, तो आपको इसको रोटी में मज़ा आया होगा खाने में। यहाँ पे आपकी भूख हो गई 90%, 80 मान लो। उसके बाद आपकी यहाँ पे हो गई है 6, मतलब 50%, यहाँ पे हो गई आपकी 0%। इसके बाद आप रोटी नहीं खा सकते, ठीक है ना। तो आपका हंगर कम होता जा रहा है और आपको मज़ा भी कम आएगा। पहली रोटी जो खाने में मज़ा आता है ना, तो वो मज़ा अलग है। अगर कोई नॉनवेज खाता है, कोई वेजिटेरियन है, तो समझो पनीर खा रहा हो, ठीक है ना। पनीर की सब्जी रखी है कटोरी के अंदर हुआ, और रोटी रखी है, इसके साथ आप खा रहे हो, तो आपको पहली रोटी में जो मज़ा आएगा ना, वो दूसरी में नहीं आएगा। पहली में एक अलग ही मज़ा आएगा ना। तो ग्राफ हमेशा पहली से एकदम लास्ट तक ज़्यादा नीचे कम होता चला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब आता है टोटल यूटिलिटी। देखो टोटल यूटिलिटी कैसे लिखा गया, टोटल यूटिलिटी। अब ये देखो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? ये होता है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसको सबका सम कर देते हैं, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो गाइस मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से बनाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, और इसको बना भी लेना अपनी कॉपी के अंदर, कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं रोटी, यहाँ पे रोटी क्यों नहीं बन रही है, रोटी, रोटी बना दी मैंने ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आपने एक रोटी खाई है, यहाँ पे आपने 2 रोटी खाई है, यहाँ पे आपने 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, समझो 5 रोटी कोई खाता है, ठीक है ना। और ये हो गई आपकी यूटिलिटी, ये हो गया यूटिलिटी का ग्राफ, यूटिलिटी। ये हो गया आपके 5, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया 30। काश ध्यान से देखना, आपने यहाँ पे एक रोटी खाई, ये रोटी से देखना, फिर आपने 2 खाई, मतलब कम कम होता जा रहा है, ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे। मतलब जब तक आप 5 पे आओगे, इसे रुकना गाइस, जब तक आप 5 पे आओगे ना,
तब तक ग्राफ कैसे पहुंच जाएगा, जीरो। यहाँ पे आपके बाद आप खाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नेगेटिव भी जा सकते हैं कि अब मैं एक भी रोटी नहीं खाऊंगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी है, नेगेटिव हो सकती है, यस हो सकती है। टोटल यूटिलिटी देखना, अब यहाँ पे आपने एक रोटी खाई है, ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बनाता हूँ अलग पेन से, रेड से बनाता हूँ, देखो ये बढ़ती जा रही है। तो जहाँ पे ये इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आगे समझ में नहीं आया, देखो ये हो गया टोटल यूटिलिटी का ग्राफ, TU, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। नहीं आया समझ में, देखो दोबारा से बता रहा हूँ ध्यान से, एक बार में याद हो जाएगा। आपने यहाँ पे एक रोटी खाई है, फिर यहाँ पे दो खाई, मतलब आपका मन, यहाँ मन है, M से मन को मान लो, तो मार्जिनलिटी मतलब मन, आपका मन नहीं करेगा और रोटी खाने का काम, फिर एकदम मन नेगेटिव हो जाएगा कि अब 5 के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या है, इनका सम है, तो एक यहाँ पे खाई, यहाँ पे दो खाई ली, यहाँ पे 4, मतलब 3, ये ऐड होती जा रही है। तो एक टाइम के बाद मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, इसके बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आपको। आगे समझ में? तो गाइज यहाँ से CDS में क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं आपको स्क्रीन पे लगा के दिखाता हूँ, देखो नेक्स्ट। देखो गाइज ये वाला क्वेश्चन देखो, डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी रिफर्स टू, ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, ये 2015 का सेकंड है शायद, हाँ यही है। तो इसमें आया हुआ है CDS के अंदर। देखो इसका आंसर भी इसमें फ़ोटो के साथ ही आ गया, कोई नहीं। देखो आप, मैंने डिमांड की डेफिनेशन क्या बताई थी कि एक सर्टेन प्राइस पे, एक सर्टेन टाइम पीरियड पे कोई हम चीज़ खरीदते हैं तो वो डिमांड की डेफिनेशन है। तो ये डिमांड की डेफिनेशन बताई है इन्होंने, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन आ रखा है, डिमांड की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वहाँ से आ रखा है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इसको फ़ोटो खींच के ऐसे लगाने में ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं लिखूँगा आप क्वेश्चन, ठीक है ना, और आप देखोगे और उसका आंसर दोगे। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू, काट देना अगर नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है तो काट देना वीडियो को आगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज द अमाउंट ऑफ गुड consumed increases, the marginal utility of that good tends to, ऑप्शन ए इम्प्रूव, बी मतलब सेकंड डिमिनिश मतलब कम हो जाएगी, सी कांस्टेंट रहेगी, और डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये कह रहा है, दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से देखना, काला कलर ले लेते हैं यहाँ पे। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम्ड इंक्रीजिंग, मतलब आपकी रोटी बढ़ती जा रही है, अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इंक्रीजिंग, रोटी आपकी बढ़ती जा रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी ज़्यादा होगी, कम होगी, डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताया था ना ऐसे ग्राफ होता है, तो सीधा ग्राफ से क्वेश्चन आ गया ये मार्जिनल यूटिलिटी का, मतलब ये आगे समझ में, ठीक है ना। तो ये 2018 का फर्स्ट है, ये क्वेश्चन आ रखा है मार्जिनल यूटिलिटी से। गाइस एक 2019 के सेकंड में भी क्वेश्चन आ रखा है, वो मैं कैसे लगाऊं स्क्रीन के ऊपर, देखना आप जाके, आप खुद देखना, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन आ रखा है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब उससे क्वेश्चन करना हो जाके, मेरे को लगाने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट देने, कॉन्सेप्ट लो आप। ठीक है, जो मैंने फ़ोटो खींच लिया मैं वो लगाऊंगा, उसकी अब टेंशन मत लो। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व ये क्या है, और एक PPF है, वो क्या है। देखो इसको पहले एक बार के लिए मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं दे पाऊंगा ना फिर, वरना तो फिर रटवाना हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट देते हैं। देखो एक होता है प्रोड्यूसर, इतना तो पता है, जो प्रोड्यूस करता है। एक होता है कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है। मतलब ये क्या करता है और ये क्या करता है। देखो ये हमें सप्लाई देगा, ठीक है, सप्लाई। ये क्या करेगा, ये डिमांड करेगा, ठीक है। जब ये सप्लाई करेगा तो ये यहाँ से क्या लेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट लेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो भी प्रोड्यूस करता है वो प्रॉफिट लेने की सोचेगा, और ये मैक्सिमम सेटिस्फाई होने की सोचेगा। सेटिस्फाई मतलब इसका मन भर जाना चाहिए कि भाई मज़ा आ गया, मैंने ऐसी चीज़ खरीदी है, उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये मैक्सिमम सेटिस्फाई होने की कोशिश करता है कौन, कंज्यूमर। और प्रोड्यूसर क्या करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। तो इसलिए यहाँ से जो कर्व बनेगा उसको बोलेंगे PPC। क्या बोलेंगे,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। एफ भी बोलते हैं, पीपीएफ भी बोल देते हैं, पीपीएफ फ्रंटियर भी बोल देते हैं, पीपीएफ। और इसको क्या बोलेंगे, आईसी, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व। गाइस अब ध्यान से देखना, ये टॉपिक पक्का आता है सीडीएस के अंदर, दोनों बताऊंगा मैं। पहले ये देखो, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, ये क्या कर्व है? देखो कुछ नहीं है, ये इतना आसान है, लोगों ने इकोनॉमिक्स का हवा बना रखा है। पहली बात, पहला क्वेश्चन, ये बाई कस्टमर वो कंज्यूमर देगा या प्रोड्यूसर देगा? देखो मैंने अभी बताया था आपको, जो आई इंडिफरेंस कर्व है वो कौन देगा? कंज्यूमर। और ये किसके लिए होता है? सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, रटवाऊंगा नहीं एक भी चीज़, ठीक है ना, ये कंज्यूमर के लिए होता है। और इससे क्या पता चलता है, जैसे कि समझो दो गुड्स हैं हमारे पास। गाइस एक एक यहाँ से ना एक एक चीज़ नोट करना, एक एक्स है एक है वाई, ठीक है, एक एक्स है एक है वाई। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ इसका। यहाँ पे मैंने ले लिया गुड एक्स, एक ले लिया गुड वाई, ठीक है। तो अब मतलब समझो इसको एक्स और वाई ना लेके मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा एक अलग तरीके से बताता हूँ। हाँ ठीक है, इसको एक्स वाई ना लेके इसको पेंट शर्ट लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, एकदम से मेरे माइंड में आगे लग गया, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। एक जगह मैंने दो गुड्स ले ली, एक ले ली मैंने पेंट, देखो डायग्राम बनाऊंगा, एक बन गई पेंट, पेंट एक बन गई शर्ट, गला हो गया, और ये इसके हाथ, ये हो गई आपकी शर्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शर्ट बना देता हूँ। कहीं समझ में आ जाए, एक बार आ गया ना तो लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, मैं इसलिए थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गई पेंट, ये हो गई आपकी शर्ट, ठीक है, शर्ट और पेंट। अब गाइस एक चीज़ बताना, आपके पास 200 रुपये हैं और समझो 500 रुपये हैं, और 500 रुपये में आपको एक शर्ट भी खरीदनी है और एक पैंट भी खरीदनी है। तो या तो आप 2 शर्ट ले आओ, पैंट एक भी ना लेके आओ, 0 पैंट, शर्ट आ गई 2। या तो एक काम क्या कर सकते हो आप, एक पैंट ले लो, एक शर्ट ले लो और एक पैंट ले लो। और या तो फिर एक काम कर सकते हो, 2 पैंट ले लो और एक भी शर्ट ना लो। तो एक कर्व इस सेंस में बन गया, एक कर्व, ऐसा कर्व बन गया ना, एक ऐसा बन गया ना, ऐसा कर्व, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। मतलब अगर हम एक चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे तो एक को हमें कम करना पड़ेगा, एक चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे तो हमें एक चीज़ कम करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? इंडिफरेंस कर्व। गाइस अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक ठोक के जाना अभी के अभी, शेयर जरूर कर देना यार। एक बंदा भी अगर एक बंदे को भी शेयर करता है यार, हद है, मतलब इतने सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे जितनी कि मेरे को उम्मीद थी। देखो एक एक शेयर तो कर दो यार, अपने किसी फ्रेंड को ही कर दो। देखो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। आगे समझ में? तो ये कैसा हो गया? देखो एक मैंने बताया था कॉनकेव, ये बताया था कॉन्वेक्स। ऑरिजिन पे कैसा है ये? ऑरिजिन की तरफ ये क्या है? कॉन्वेक्स है। इधर से देखो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होता है? इस साइड वो होती है कॉन्वेक्स, ये है। और कॉनकेव क्या होता है? मतलब बाहर की तरफ वो होती है, ये हो गया केव, केव की तरफ हो गया ना अंदर से, ये हो गया कॉन्वेक्स बाहर से, ये वाला, ये कॉन्वेक्स ये वाला है, ये कॉनकेव है, ठीक है। दोनों के डायग्राम बता दिए। और ये इसको लिख लो यार, ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसका एक और पॉइंट यहाँ पे ये आ नहीं रहा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप। और क्या होता है? कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, ऑरिजिन की तरफ क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। आगे चलूँ, आगे समझ में? देखो अब इंडिफरेंस कर्व क्या एक दूसरे को आप कभी काटेंगे? समझो आपके पास एक दिन आप, एक फ्रेंड है उसके पास 500 रुपये हैं, एक फ्रेंड है उसके पास 1000 रुपये हैं, एक फ्रेंड है उसके पास 1500 रुपये हैं, 1500, ठीक है। तो इन तीनों के इंडिफरेंस कर्व अलग अलग बनेंगे, एक दूसरे को भी काटेंगे नहीं, मतलब पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। पहले से लिख लो, पैरेलल होते हैं। दूसरा नेवर कट ईच अदर, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लेना। ये इंडिफरेंस कर्व 1 हो गया, इंडिफरेंस कर्व 2 हो गया, इंडिफरेंस कर्व 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा? गुड, यहाँ पे पेंट, एक पेंट बना लो, यहाँ पे एक बना लो गुड शर्ट। गाइस अगर ऐसा कोई समझा देना पूरे यूट्यूब पे तो मान जाऊँगा मैं, ठीक है ना। मेरे को बता देना कि कौन ऐसे पढ़ाता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक आपको जितना मैंने पढ़ाया समझ में आ गया। अगर एक बार में वीडियो नहीं देखी जा रही, यहीं पॉज कर दो, दोबारा आके देख लेना, कहीं नहीं जा रही वीडियो, ठीक है।
लेकिन नोट्स ज़रूर बनाना, नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है PPF। इसके कई सारे नाम हैं, PPC, इसको ये भी बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल लो, PPF बोल लो, PPC बोल लो। PP मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। F से हो गया फ्रंटियर और C से हो गया कर्व, ठीक है, दोनों आगे सुनना। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल लो, फ्रंटियर बोल लो, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल लो। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन वाले के हिसाब से। देखो यहाँ देखो, मैंने पढ़ाया था अभी। जो ये PPF और ये बनता है, ये प्रोडक्शन के हिसाब से बनता है, और इंडेक्स प्राइस का कस्टमर के हिसाब से बनता है, और ये प्रोडक्शन के जो प्रोड्यूसर होता है उसके हिसाब से बनता है। अब देखो नेक्स्ट पेज में बनाऊँ, यहाँ पे किच पिच हो गई। समझो एक 100 kg हमारे पास क्या है, स्टील है। मान लेते हैं हमारे पास 100 kg स्टील है, तो या तो मैं 200 गन बना सकता हूँ, 200 गन बना सकता हूँ, प्लस 0 चेयर बना दिया, स्टील की चेयर बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 0 चेयर बना दी। या तो फिर मैं 100 गन बना सकता हूँ और प्लस 100 ही मैंने बना दी चेयर, ठीक है। या तो एक, या 100 यार, ये 100 है, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। या तो एक केस हो सकता है कि मैं 0 क्या बना दूँ, गन बना दूँ, गन बना रहा हूँ इसमें ये, प्लस और 200 क्या बना दी मैंने, चेयर। तो मतलब जितना हमारे पास मटेरियल है, एक कंपनी है, ये कंपनी है, उसके पास 100 kg स्टील है, तो या तो वो 2 से 2 प्रोडक्ट बनाने, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ देखो अगले। गाइस ऐसा ही याद करने के लिए ऐसा ही बना लेना जैसा बना रहा हूँ, ये मत सोचना कि ये तो अनसेंट पढ़ा रहा है, अनसेंट कुछ नहीं होता। ग्राफ में यहाँ पे बना लेना गन, और यहाँ पे बना लेना एक चेयर, ऐसे करके बिठा देना उसको, चेयर, ठीक है। तो इसका कर्व कैसे होगा, देखो या तो मैं पूरी 200 की 200 क्या बना दूँ, क्या गन, चेयर कितनी बनेगी, 0। इसका कर्व इस तरीके से आएगा, ऐसे, कैसा आएगा, ऐसे, ठीक है। इसको गाइस नोट डाउन करना जो मैं लिख रहा हूँ अब। नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, यहाँ लिखने की जगह नहीं बच रही यार। कर्व बना लिया ना आपने, कर्व ऐसा ही बनाना जैसे मैंने डायग्राम में बनाया था, बिल्कुल डिट्टो। देखो PPC बोल लो, PPF बोल लो, या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोल लो, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो, इसके अंदर क्या क्या लिखना है। पहला, बाई प्रोड्यूसर, कौन बनाता है इसे, प्रोड्यूसर बनाता है, ठीक है। 2 गुड्स हमने कौन कौन से माने थे यहाँ पे, एक मानी थी हमने गन, एक बनाई थी हमने चेयर, ताकि आपको याद रहे। और इसका स्लोप कैसा होगा, इसका भी स्लोप डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा, डाउनवर्ड स्लोप। बट एक चीज़ रखना, इसका स्लोप डाउनवर्ड है, बट क्या है, कौन केव है, कैसा है, कौन केव है। आगे समझ में। तो गाइज इतना अगर समझ में आ गया तो आपके मज़े आ गए। अब मैं 2 क्वेश्चन यहाँ लगा रहा हूँ, उन्हें देखो कैसे होंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करके देखो उनको। बहुत देर होगी पढ़ाते हुए, कहाँ चला गया, देखो। अब ये नहीं, ये मत पूछना कौन से CDS का पेपर है, बस ये CDS में आया हुआ है, अब मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा CDS था ये। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछ रहा है। इंडिफरेंस कर्व मतलब सीधा माइंड के अंदर क्या आना चाहिए, पैंट और शर्ट वाला, पैंट और शर्ट वाला, ठीक है, पैंट और शर्ट वाला कर्व। कैसा कैसे हो रहा था ये, ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछो, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, सही बात है, कॉन्वेक्स था, ऐसे ना, कॉन्वेक्स है, सही है। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर सेटिस्फेक्शन, सही बात है। इसके देखो, इसके पास 500 रुपये थे, इसके पास 1000 थे, इसके पास कितने थे, 1500। तो जिसके पास 1500 है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा ना, वो ज़्यादा कपड़े खरीद के लेके आएगा ना, पैंट और शर्ट, तो इसका ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। ये भी सही है। इन 2 इंडिफरेंस कर्व कट ईच अदर, क्या कभी 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट करेंगे, नहीं करेंगे, ये गलत हो गया। तो थर्ड गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और पहला और दूसरा सही है, तो ये आंसर हो गया इसका। गाइस समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक तो कर दो, एक कमेंट करके, एक कमेंट में क्या जा रहा है, कमेंट करके जाओ। गंदा लग रहा है तो गाली दे के जाना कि भाई बहुत गंदा पढ़ा है आपने, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ से 100% इस वाली वीडियो को जो देख लेगा ना, उसको 1 नंबर का तो फ़ायदा होगा ही। मैं तो 1 नंबर तो बहुत कम बता रहा हूँ, कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे इस वाली वीडियो में से। 10 क्वेश्चन को अब तुम कर लो इंटू कितने से करते हैं, 0.833 से, मतलब 8 नंबर का। और जहाँ 20 नंबर होते हैं ना, उसके सामने 8 नंबर बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि GK के पेपर के अंदर 20 नंबर लाना ही बहुत भारी पड़ता है। मैं 8 नंबर आपके एक वीडियो से ला रहे हैं यार, करंट अफेयर
कोई रटेगा इतना सारा, इसमें रटने वाला है नहीं, कॉन्सेप्ट है पूरा, कॉन्सेप्ट लेके लेके जाओ और एग्ज़ाम क्रैक करो। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है आपका CDS 1 2020 का, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताओ कि इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, इसका ए ऑप्शन था 1100 रुपये, 700 और 400 और 300। मेरे को इसका आंसर बताओ, पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ फटाफट। चलो नहीं आता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको नहीं पता, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज़ होती है, कॉस्ट तो गया, कॉस्ट कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, देखो जैसे समझो कि, कैसे बताऊँ मैं आपको, समझो कि आप हो, ये कोई भी अपने आप को अपना नाम मान लो XYZ, कोई भी बंदा है ये गया और इसके पास दो कार के ऑप्शन थे, ठीक है। एक कार ये रही और एक कार ये रही, एक ही कार खरीदने गया ये, बट इसके पास दो कार के ऑप्शन थे। इस कार का रेट है समझो 20 रुपये, मैं कैलकुलेशन आसान है इसलिए बता रहा हूँ। इस वाली कार का रेट है 15 रुपये, ठीक है। तो इसने इसको चूज़ करा या इसको चूज़ करा, अब इसकी मर्जी है, इसको इसकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा अच्छी लगी तो इसने इसको चूज़ कर लिया। तो जिसने इसको चूज़ नहीं करा तो ये होगी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितनी होगी 15 रुपये। 15 रुपये कितनी होगी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो इसने छोड़ दिया वो क्या हो जाती है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है, जो इसने छोड़ दिया। जो चीज़ हम छोड़ देते हैं, मतलब सेकंड अल्टरनेटिव, ये इसका फर्स्ट था, ये इसका सेकंड अल्टरनेटिव है। तो जो हमारा सेकंड अल्टरनेटिव होता है वो ही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। देखो अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे जो हमने पीछे ऐड करा था। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ रहा है वो, देखो पहले वो 400 रुपये में काम करता था एग्रीकल्चर लेबरर की तरह, ठीक है। तो उसको बेबी सिटर का कहीं काम मिला 700 रुपये में, बट उसने अपना एग्रीकल्चर का काम ही चूज़ कर लिया, तो उसने कितने रुपये छोड़ दिए, 700 माइनस 400, उसने अपना नेक्स्ट अल्टरनेटिव छोड़ दिया, 300 रुपये उसने अपने छोड़ दिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 300, ठीक है। समझ आ गया आपको कि उसने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ दी, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी 300 रुपये और कमाने की, उसने ये कॉस्ट छोड़ दी। आगे समझ में, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको भी याद रखना, अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या चीज़ होती है। ये लास्ट ईयर पहली बार क्वेश्चन आया है, लेकिन ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सभी को पता होता है, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलते हैं हम आगे। पहला टॉपिक है ये टाइप ऑफ डिमांड। देखो इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक आदमी की डिमांड, ठीक है। एक आदमी जैसे कि समझो इसको 10 किलो ऑनियन चाहिए, तो इसकी अकेले की डिमांड है, ठीक है। एक होता है मतलब टोटल सम ऑफ ए हाउस होल्ड, मतलब मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट मतलब डिमांड मतलब जैसे कि आपके घर में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 1 5 लोग हैं, तो इनकी कंबाइंड डिमांड मार्केट डिमांड बोलेगी। जैसे कि ये तो एक घर हो गया, आपके घर में जो पड़ोस में जो और भी घर होंगे, जैसे 4-5 घर बना लो, ठीक है ना, 4-5 घर हो गए, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर, उसके अंदर सब कुछ लोग रह रहे हैं, तो इन सब की जो कंबाइंड डिमांड होगी, जैसे 1 लाख ऑनियन चाहिए इनको, तो ये मार्केट की डिमांड होगी, ठीक है ना। एक आती है एक्स एंटे, एक्स एंटे क्या होता है, एक्चुअल नीड ऑफ ए मतलब कंज्यूमर, एक्चुअल नीड ऑफ कंज्यूमर, मतलब इसको 10 किलो चाहिए तो इसको 10 किलो ही चाहिए, 10 किलो ऑनियन चाहिए तो 10 किलो। अब आती है एक्सपोस्ट, इसमें मैंने इसके अंदर सैड में बनाया, इसके अंदर कुछ मतलब इसको 10 किलो चाहिए थी, इसको 10 किलो मिल गई। एक्सपोस्ट में क्या होता है, इसको चाहिए तो 10 किलो थी, बट प्राइस बहुत ज़्यादा थे, प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा है, हाई प्राइस है, तो इसको कितनी मिली, केवल 5 किलो लेके आ पाया, तो ये बहुत सैड है, इसलिए मैंने इसको सैड बना दिया, इसको बोलते हैं एक्सपोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक आती है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होती है, जैसे कि अगर आपने कार खरीदी तो उसके साथ आपको पेट्रोल जरूर खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने टी खरीदी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, चाय पत्ती, हाँ चाय पत्ती खरीदी, तो उसके साथ आपको चीनी जरूर खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बताओ, अगर आपने ब्रेड खरीदी तो बटर जरूर खरीदना पड़ेगा। इस टाइप से जो डिमांड होती है उसको बोलते हैं जॉइंट, एक के साथ एक फ्री, जॉइंट डिमांड। इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। एक होती है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या है, देखो कंपोजिट डिमांड होती है जैसे कि मल्टी, मतलब टोटल डिमांड ऑफ ए गुड विद मल्टीपल अल्टरनेटिव यूज़, उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज़ हैं। जैसे कि स्टील है, एग्जांपल देता हूँ मैं, स्टील से क्या 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 बनता है, स्पून बनती है, स्पून मतलब चम्मच,
चम्मच बनती है, चम्मच बन गई, ठीक है। इमेज बनाने के लिए थोड़ा याद रहता है इसलिए मैं इमेज बनाता हूँ। और क्या बनता है बताओ, इससे पाइप बनते हैं स्टील से। और बताओ इंडस्ट्रीज़ में काम आती है, तो स्टील की डिमांड है, कंपोजिट डिमांड है, मतलब इससे ये सब बन रहा है तो इसकी डिमांड भी कंपोजिट है। मतलब एक ही चीज़ की डिमांड, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड एक ही चीज़ से फुलफिल हो रही है, कंपोजिट डिमांड है वो, ठीक है। और बताओ एक आता है लास्ट है ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड मतलब जैसे कि कैसे बताऊँ मैं आपको इसको, देखो जैसे कि समझो आपको एक घर बनवाना है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपको अपना अपार्टमेंट बोल लो, अपार्टमेंट बोल लो या फिर हाउस बोल लो, अपार्टमेंट और हाउस जो भी है, आपको ये अपना घर बनवाना है। तो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से वो साइन करोगे तो फिर आपके घर में क्या स्टील लगेगा, लगेगा। और बताओ वुड लगेगा, लगेगा। और सीमेंट लगेगा, लगेगा। तो आपकी डिमांड क्या थी, केवल घर बनाना, ये इससे ड्राइव्ड हो गई, मतलब इससे निकल गई हैं स्टील वुड सीमेंट, ये ड्राइव डिमांड्स हो गई, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे कि यार आप ये सब पढ़ा रहे हो, एग्ज़ाम में कैसा आएगा। देखो एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉज करता हूँ वीडियो को मैं एक बार, मैं आपको लिखा हुआ मिलेगा पूरा क्वेश्चन, देखो। तो वैसे देखो ये है क्वेश्चन, द डिमांड ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सेट टू बी ड्राइव डिमांड। बिकॉज देखो ड्राइव डिमांड मैंने क्या बताया था, घर से जो भी एक डिमांड निकलेगी, जैसे स्टील वुड लकड़ी चाहिए, सीमेंट चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ चाहिए होती है घर को बनाने के लिए, ईंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, तो इससे ड्राइव हो रही है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसका जो मतलब देखो ऑप्शन तो बहुत बड़े बड़े थे, तो मैं देखो ये प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन आ रखा है, ये यूपीएससी में कहीं आया है। देखो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, कहाँ चला गया ब्लू पेन, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टीम्स फ्रॉम द डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। देखो ये अब बोलोगे क्या पढ़ा रहे हो आप, समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ से ए बी सी डी छोड़ो। देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है एक बार कि ड्राइव डिमांड जो होती है ना, जो कि डिमांड ड्राइव्ड है, इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्यों, इससे देखो एक चीज़ से कितने सारे प्रोडक्शन करने पड़े, तो स्टीम फ्रॉम ए डिमांड ऑफ ए फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट के छोटे छोटे एक स्टीम्स बन गई, ठीक है ना, स्टीम्स, स्टीम 1 स्टीम 2, मतलब ये इसके फाइनल प्रोडक्ट के कुछ पार्ट बन गए, तो उसको ड्राइव डिमांड बोलते हैं। तो आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा। और मतलब ये क्वेश्चन था एक कहीं भी आया हुआ है, मैंने बस ऐसे ही नोट डाउन करवा दिया आपको। ये एक अगर आप चाहें तो आप ये इसी पॉइंट में जाके नोट डाउन कर सकते हैं कि इसी ड्राइव डिमांड को हम बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसको आप यहीं पे जाके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो है डिमांड एंड सप्लाई। देखो गाइस, डिमांड एंड सप्लाई, अब लॉ ऑफ डिमांड हम अलग पढ़ेंगे और ये जो चीज़ है क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई अलग पढ़ेंगे। देखो जब भी कभी डिमांड और सप्लाई पढ़ना हो ना, तो पहली चीज़ तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि एक तो होता है बायर, ठीक है, एक होता है सेलर। सेलर कौन होता है, जो बेचता है, और बायर कौन होता है, जो खरीदता है। इसको कंज्यूमर बोल सकते हैं, इसको प्रोड्यूसर बोल सकते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ठीक है। देखो तो अब किसके अंदर लॉ ऑफ वो आएगा, डिमांड आएगा, और लॉ ऑफ, देखो इसके अंदर आता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इसके अंदर कौन सा आएगा, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। इतना आगे समझ में कि सेलर और ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड बोलेंगे उसको, अगर सेलर के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ हैं, लोग इसको रिलेशन के साथ पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको अलग अलग पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके माइंड के अंदर एक इमेज सेट हो जाए, ताकि क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पहले देखेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। ये देखो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जो प्राइस होता है ना, वो इन्वर्सली रिलेशन में होता है डिमांड के। अब बोलोगे ये क्या चीज़ है भाई, देखो कुछ नहीं है, अगर आप हमेशा याद रखना, हमेशा प्राइस खड़ा होता है, क्या रहता है, प्राइस हमेशा वाई एक्सेस पे रहेगा, खड़ा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे जो भी चीज़ है नीचे चेंज होती चली जाएगी, ये प्राइस हमेशा खड़ा रहता है, प्राइस हमेशा खड़ा रहता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, समझो जैसे कि आप दुकान पे गए,
1 किलो आलू खरीदने, 1 किलो आलू खरीदने, या फिर ऑनियन मान लो, ऑनियन खरीदने, ठीक है। 1 किलो ऑनियन खरीदने गए और इसका प्राइस था, अभी प्राइस है 10 रुपये किलो, तो आप लेके आओगे 5 किलो। लेकिन अब प्राइस हो गया 20 रुपये किलो, तो आप लेके आओगे 3 किलो। ये केजी है, ये प्राइस है। अगर प्राइस हो गया 100 रुपये किलो, तो आप कितने लेके आओगे? आधा किलो। तो मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ बढ़ा गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, तो ये कम हो गया। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना। इतना तो आगे समझ में। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? इस टाइप में बनेगा, ऐसे। आगे समझ में। ये कैसा हो गया? नेगेटिव स्लोप, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लेना कि जो लॉ ऑफ डिमांड है इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। हो गया याद? आगे चलें, देखो आगे अब आता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था मैंने? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब देखो, इसको लिख लेना, सेलर का नज़रिया, ठीक है। सेलर का नज़रिया से देखो, प्राइस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई बढ़ेगी। जैसे समझो कि अभी आप एक पेन है ये आपके पास, ये कोई कंपनी है, कंपनी का मालिक है, वो पेन प्रोड्यूस करता है। क्या चीज़? पेन, ठीक है। अगर समझो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मार्केट के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो आप सोचोगे यार मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा? इसकी सप्लाई कर देगा, ज़्यादा कर देगा। मतलब प्राइस ज़्यादा है तो उसने सप्लाई क्या कर दी? ज़्यादा। अगर इसका प्राइस कम होने लग गया, समझो एक उसको घाटा हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, जब उसको प्राइस कम होने लगेगा तो लॉस होगा, तो सप्लाई क्या करेगा वो? कम, ठीक है ना। मतलब एक ही पेन के एग्जाम्पल से आपने ये कॉन्सेप्ट आगे समझ में कि प्राइस के डायरेक्टली कैसे होता है, मतलब प्राइस और सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लो, क्या हो जाता है? प्राइस हमेशा खड़ा रहेगा, तो यहाँ पे हो गया प्राइस, सप्लाई, ठीक है। इसका स्लोप कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। आगे समझ में? इतना तो आ गया होगा यार, अब मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, जीरो से एकदम कतई, है ना। आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ डिमांड, पढ़ लिया लॉ ऑफ सप्लाई। इसके बीच में आता है इक्विलिब्रियम। क्या आता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, जब जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसा था? ऐसा था। सप्लाई का कर्व कैसा था? ऐसा था। जहाँ पे कट करते हैं ना, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब ये बस इक्विलिब्रियम क्वालिटी, यहाँ बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, यहाँ बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वालिटी, या फिर ठीक है कि क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस। खड़ा तो हमेशा प्राइस रहता है ना, ये बताया था मैंने भी आपको, प्राइस, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, बस ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे चलें, अब पढ़ेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो क्या चीज़ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो गाइस, पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद ग्राफ, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो गाइस, अब जो भी चीज़ है प्राइस में परसेंटेज चेंज है, फिर देखो अब इसको कैसे, इसका फॉर्मूला ड्राइव कैसे होगा? देखो D1 है, मतलब इसको मान लेते हैं जो पहले था, जो मतलब अभी जो नया है, न्यू, ठीक है, माइनस D मतलब जो डिमांड पहले ओल्ड थी, अपॉन D ओल्ड इंटू 100 अपॉन चेंज इन प्राइस, प्राइस अभी जो न्यू होगा माइनस प्राइस जो ओल्ड था अपॉन प्राइस ओल्ड इंटू 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, इसका मतलब चेंज होता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस अपॉन D। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन परसेंटेज, ऊपर क्या आ जाएगा? प्राइस आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। तो या तो अब ये फॉर्मूला रट लें, रट नहीं, मेरे को तो सिर्फ ये याद है, इससे ही मैं ये सब ड्राइव कर लेता हूँ, आसान होता है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन जब फॉर्मूला निकालेंगे तो इस तरीके का, मतलब P ऊपर आ जाता है और D नीचे आ जाता है, ठीक है। यह फॉर्मूला अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, खुदा ना खास्ता, ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि आपको नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप करेंगे वाला मेथड, और अगर नहीं आ रहा तो भैया फिर राम भरोसे, ठीक है।
आगे चलते हैं, अब देखेंगे इसके ग्राफ। अब अगर ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, मतलब न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं पूछता, लेकिन फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो एक न्यूमेरिकल करवा ही देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि प्राइस 1 ले लिया मैंने 100 रुपये है, ठीक है। प्राइस 2 ले लिया मैंने 150 रुपये। तो पहले जो इस पे जो डिमांड थी वो थी 1000 किलो की, लेकिन जब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये हो गई 750 kg, ठीक है। अब देखो, अब अगर हमें डायरेक्ट वो निकालना है तो देखो मैं कैसे निकालता, इन दोनों का माइनस करो, कितना हो गया 250, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का माइनस करो, कितना हो गया, 50 इंटू, और ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ओल्ड वाला प्राइस कितना था 100, और ओल्ड वाली डिमांड कितनी थी 1000, कितनी थी 1000 थी ना, 1000। तो 2 जीरो कट गए, इसको सॉल्व कर दो, इस जीरो से ये कट गया, और ये हो गया आपकी 1/2, तो 1/2 आ गया परसेंटेज। तो इतना परसेंटेज चेंज इन वो हो गया, क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिसिटी आ गई 1/2 या फिर 0.5%, ठीक है ना। मैं आपको बस एक तरीका बता रहा था डायरेक्ट निकालने का। अब बोलोगे ये कैसे कर दिया आपने, देखो गाइज मैंने पहले इसको माइनस करा, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला था वो क्या था, D1 या फिर D न्यू जो था माइनस हमने D ओल्ड करा। अगर नहीं आ रहा ना यार, इतना तो मैंने समझा दिया, वैसे तो इसमें से कैपिटल मतलब ऊपर चेंज इन दोनों का माइनस लिखना है, नीचे इन दोनों का माइनस लिखना है प्राइस वालों का, ठीक है, इनटू ऊपर ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल डिमांड, ये फार्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने निकाल के दिखा दिया एक नॉर्मल एग्जाम्पल टाइप, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब मैं इसके ग्राफ बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो गाइज मैं ना सारी चीज़ एक साथ बताऊंगा, सारे एग्जाम्पल्स। देखो ये हो गया आपकी डिमांड, यहाँ पे हो गया प्राइस, 3-4 ग्राफ में एक साथ बना दूंगा, प्राइस डिमांड और प्राइस, डिमांड और प्राइस, एक और बना देता हूँ डिमांड और प्राइस। देखो गाइज यहाँ पे मैं एक एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये हो गया पानी, वाटर बताना, अगर प्राइस अगर वाटर का भी 0 रुपये की आ रही है तब भी डिमांड उतनी है, अगर 10 रुपये की आएगी तब भी डिमांड उतनी रहेगी, अगर 40 रुपये की आएगी तब भी डिमांड उतनी रहेगी, अगर 100 रुपये की आएगी तब भी डिमांड उतनी रहेगी। मतलब कितना भी कुछ भी कर लो, डिमांड एकदम सीधी लाइन आ रही है, एकदम की सीधी लाइन, तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इनलास्टिक, ठीक है। मतलब आप कितना भी प्राइस को बढ़ा लो, डिमांड उतनी की उतनी मेंटेन रहेगी, ठीक है, ये हो गया। एक होती है इनलास्टिक, यहाँ पे मैं बनाऊंगा दूध की बोतल, देखो जो छोटा वाला बच्चे दूध पीते ना, उस टाइप में ऐसे करके बोतल बना दी मैंने, ये तो ये हो गई इनलास्टिक। देखो क्यों होगी, देखो मतलब अगर प्राइस के रेट घटेंगे ना, मतलब इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। देखो इसमें ई जो था, इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। इसमें इलास्टिसिटी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 से कम रहेगी। अब अगले वाले में क्या, देखो ये हो गया जब एकदम बराबर हो, मतलब एकदम मतलब जितना प्राइस उतनी डिमांड, एकदम एग्जैक्ट, ये E=1 रहेगा। अगले में क्या रहेगा, E इज ग्रेटर देन 1 इन इलास्टिक, ये थोड़ा सा कर्व ऐसे आएगा, इसको बोलते हैं इलास्टिक। ये था इनलास्टिक, ये था इलास्टिक, ये हो गया यूनिटरी, ठीक है। एक लास्ट डायग्राम और इस साइड आना चाहिए था, वो मैं नीचे बना रहा हूँ, डिमांड और प्राइस एकदम सीधा आ जाएगा, E=इन्फिनिट, ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक। नहीं आया समझ में, नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा से समझा रहा हूँ, दोबारा से देखना एक बार। मैंने सारे ग्राफ एक साथ बताने चाहिए थे, वो आ नहीं रहते वहाँ पे। देखो अब बनाऊंगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। डिमांड नीचे सब में डिमांड आएगा, ठीक है, यहाँ सब में पी आएगा, प्राइस, ठीक है, PA, ठीक है। देखो पहले वाले में ऐसे खड़ा रहेगा, फिर हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, फिर हल्का सा एकदम बराबर हो जाएगा, यूनिटरी बोलेंगे इसको, फिर थोड़ा सा और लेटेगा, फिर यहाँ पे पूरा लेटेगा। देखो यहाँ पे E0 था, फिर क्या हुआ, E थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 1 से कम है, यहाँ पे E1 हो गया, यहाँ पे E>1 है, यहाँ पे E क्या हो गया, इन्फिनिटी, ठीक है। देखो बीच में जो आ रहा है, बीच में ये आ रहा है ना बीच में, तो ये हो गया यूनिटी, ठीक है। पेन चेंज करते हैं, ये हो लेते हैं। इधर का जो इधर वाले होंगे ये होंगे इलास्टिक, इन इलास्टिक, और ये होगा परफेक्टली
अब कोई बोलेगा कि यार ये कैसे याद करूँ, मैं देखो एग्जाम्पल से ये याद होते हैं, परफेक्टली इनलास्टिक, और इस साइड वाले हो जाएंगे इलास्टिक। इसको इस वाले कलर से लिख देता हूँ, देखो इसको लिखेंगे इलास्टिक और लिखेंगे परफेक्टली इनलास्टिक। गाइस अगर आपको छोटे बच्चों की आवाज़ आ रही है, वो साइड में खेल रहे हैं साइड वाली छत पे धूप में ऊपर, तो उनकी आवाज़ आ रही है, उसको थोड़ा इग्नोर करें अगर आपको आवाज़ आ रही है तो। वैसे ईयरफोन लगा रखे नहीं आनी चाहिए, देखो ये हो गया याद, बीच वाला यूनिटी हो गया, इधर वाले इलास्टिक हो गए इलास्टिक, ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और ये हो गया इनलास्टिक, ये हो गया परफेक्टली इनलास्टिक। ये आपको चारों पांचों एकदम एकदम मतलब होता है ना कंठस्थ याद होने चाहिए। तो इसी टाइप से वो क्वेश्चन पूछेगा कि परफेक्टली इनलास्टिक होगा तो ई की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 1, एक ऐसे क्वेश्चन बना देगा। देखो क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन है परफेक्टली अगर इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है तो ई इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, ई ग्रेटर देन 1 होगा, ई लेस देन मतलब ई इक्वल्स टू 0, इसमें से कौन सा होगा बताओ, ये वाला होगा अगर इलास्टिक है। मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चन बना सकता है वो सीडीएस के अंदर, ठीक है। और आए भी हैं, अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज नहीं कर पाया यहाँ से, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए, बट आते हैं इसी टाइप के, मेरे को याद है, ठीक है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अब है लॉ ऑफ डिमांड के वो एक्सेप्शन केस, मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, इसके अपोजिट है, ठीक है ना गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन दोनों बार यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। इसको बोलते हैं वेलबिन गुड्स या फिर गिफिन गुड्स। क्या है इसका मतलब, देखो दोनों की डेफिनेशन यही है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटनी चाहिए थी, लेकिन ये बढ़ती है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है डायमंड, देखो इसको बना लेना, डायमंड लिख भी लेना, डायमंड इसका एग्जाम्पल है। क्यों इसका डायमंड एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि देखो अगर डायमंड अगर 100 रुपये का आ रहा है तब भी उसकी डिमांड उतनी है, अगर 1 लाख रुपए का आएगा तब भी उतनी है, अगर 2 लाख रुपए का आएगा तब भी लोग उसे खरीदेंगे, अगर 5 लाख का आएगा तब भी उसे लोग खरीदेंगे, 10 लाख का आएगा तब भी, अगर 1 करोड़ का भी आएगा तब भी लोग उसे खरीदेंगे, क्योंकि वो डायमंड है ना। प्राइस तो डिमांड जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, डायमंड मतलब आगे ना समझ में। तो गिफिन गुड का भी ऐसे ही सिस्टम है, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, गिफिन गुड्स, ठीक है। ये भी याद रखना, गिफिन गुड भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता, दो ही हैं जो फॉलो नहीं करते, गिफिन गुड है, ठीक है, वेलबिन गुड्स, ठीक है। दोनों याद रखना, ये लॉ ऑफ डिमांड को नहीं करते फॉलो, और ये आपके सीडीएस में क्वेश्चन आ रखे हैं दोनों के दोनों, ठीक है ना। ये इसी तरीके से पूछेगा, जो गुड्स होते हैं वो प्राइस इज डायरेक्टली होता है, इन्वर्सली होता है, घुमा घुमा के सेंटेंस से यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। देखो तो गाइस टॉपिक का नाम है कर्व्स, ठीक है ना। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं आपके सीडीएस में, और फिक्स क्वेश्चन हैं, हर बार आता है यहाँ से क्वेश्चन कर्व से। देखो एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, एक क्वेश्चन तो एक छोटी सी वीडियो, मतलब पूरी वीडियो देख लोगे ना आप, ये मतलब कवर अप हो जाएगा। देखो पहला है फ्लिप्स कर्व, फ्लिप्स कर्व पक्का आता है। उसके बाद लॉरेंस कर्व, उसके अंदर गिनी कॉफिशिएंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है आपका सीडीएस में। कुर्नेट्स कर्व, जे कर्व से आपका सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, और लेफ्टर कर्व्स। तो अभी तक इन दोनों से क्वेश्चन आ गया है और बाकी से नहीं आया, फ्लिप्स से भी एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। अब देखते हैं ये होता क्या है। देखो गाइस नोट्स बनाना बहुत ही आराम से समझ में आएगा कि होता क्या। देखो आज तक आपने सब रटा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट दूंगा। देखो फिलिप्स कर्व क्या होता है, आपने कभी ऐसा सुना है कि अगर आप नौकरी नहीं दोगे तो महंगाई कम हो जाएगी, मतलब आप अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन होता है महंगाई, ठीक है ना। मतलब अगर आप नौकरी नहीं दोगे तो महंगाई कम हो जाएगी, मतलब ये इन्वर्सली रिलेशन है। मतलब देखो इन्फ्लेशन नहीं आ रहा सुन में, अभी पढ़ाया ही नहीं है। देखो और होता है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे, मतलब नौकरी नहीं देंगे किसी को, नौकरी हम नहीं दे रहे, तो उससे हमारा इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे आप, महंगाई कम हो जाएगी। ऐसा क्यों है, समझो जैसे कि अगर मैंने सबको नौकरी दे दी, जैसे सरकार है, 10 लोग हैं, 10 के 10 लोगों को नौकरी मिल गई, सबकी जेब में आ गया पैसा, सबके अकाउंट में पैसा भरा पड़ा है, तो ये लोग महंगाई, जैसे मार्केट के अंदर एक चीज़ आ रही है, समझो एक कार आई है नहीं, या फिर समझो कोई भी एक फ़ोन आया नया और वो एक ही आया है, तो ये बोलेगा कि मैं 10,000 दूंगा, ये बोलेगा मैं 20 दूंगा, मैं दूंगा 30, तो ये महंगाई बढ़ा रहे हैं।
ये बोला मैं 10 दूंगा, ये बोला 20 दूंगा, 30 दूंगा, तो ये लोग महंगाई को बढ़ा देंगे। लेकिन अगर ये अनएम्प्लॉयड होंगे, इनके पास नौकरी नहीं होगी, तो क्या होगा, महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव रिलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं फिलिप्स कर्व। आगे समझ में नहीं आया? अगर आ गया तो गाइस अच्छी बात है। देखो अब ये दो टाइप के होते हैं, एक आता है फॉर शॉर्ट रन, एक आता है फॉर लॉन्ग रन। मतलब अगर अगर बहुत ही छोटे के लिए तो एल शेप बनता है, और अगर बहुत ही लंबा है तो क्या बनेगा, वर्टिकल लाइन बन जाएगी, ऐसे खड़ी लाइन, अगर लंबा लंबा टाइम हो गया तो, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आ रखा है सीडीएस के अंदर कि अगर शॉर्ट रन है तो एल बनेगा, लॉन्ग रन है तो क्या बनेगा, मतलब कैपिटल वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। नोट डाउन करते रहना गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। अब आता है दूसरा कर्व, दूसरा का कर्व है लॉरेंस कर्व। ये कर्व क्या दिखाता है, हमारे पूरा इंडिया है, इंडिया को मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ, इसके अंदर हर जगह पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, इन कंट्री या फिर इन इंडिया, इसको क्या बोलते हैं, लॉरेंस कर्व बोलते हैं। देखो ये लॉरेंस कर्व बनता कैसे है, देखो पीपल यहाँ पे आ जाएगा, पीपल्स कितने लोग हैं और उसका उनकी इनकम कितनी है, ठीक है। देखो हाँ, अब ये हो गए, मतलब बहुत ही कम लोग हैं, मतलब 0% लोग हैं यहाँ पे, 100 लोग हैं। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि पूरे हमारी कंट्री में 100 लोग हैं, परसेंट छोड़ो आप अभी, तो 10% लोग के पास अगर 10% ही इनकम है, अगर 50% लोग हैं उनके पास 50% ही इनकम है, तो ग्राफ एकदम कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा इस तरीके का बनेगा, है ना। अच्छा लग रहा है ग्राफ देखने में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इस वाले ग्राफ से, एक सेकेंड रुकना गाइस, यहाँ पे, हाँ इस वाले ग्राफ से पता चल रहा है कि ये है लाइन ऑफ इक्वलिटी। क्या है ये, लाइन ऑफ इक्वलिटी है, ठीक है। मतलब सबको पास बराबर, अगर 50 लोग हैं तो उनके पास 50% इनकम है, अगर कोई 80 है, मतलब 80 लोग हैं तो उनके पास 80% इनकम है पूरे देश की, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अगर इसी ग्राफ में मैं एक लाल पेन लेता हूँ, एक सेकेंड रुको, ठीक है। देखो अगर मैं इसी को कुछ ऐसा एक कर्व बना दूँ, ऐसे ऐसे करके, गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ये कर्व समझ में नहीं आता काफ़ी लोगों को, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, पढ़ा तो आपने बहुत जगह होगा। इसको बोलते हैं लॉरेंस कर्व, लॉरेंस कर्व। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी, इस टाइप में आएगी, जरूर नहीं है कि एग्जैक्ट हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। ये हो गया लॉरेंस कर्व। लेकिन एक बंदा, ये लॉरेंस ने एक कर्व और दिया, इसको मैं बनाता हूँ इस वाली कलर से, इसने एक कर्व बिल्कुल सीधा बना दिया, ऐसे करके 3 कर्व बन रहे हैं इसी के अंदर, सीधी लाइन है ये। इसने इस वाले को बोल दिया क्या बोलते हैं, मतलब एक ही, मतलब इसको बोलेंगे इस लाइन को क्या नाम दिया है इसने, कि ये एक ही पर्सन के पास, मतलब एक पर्सन है, एक पीपल है, उसके पास सारी की सारी 100% इनकम वही उसी के पास है। जैसे अंबानी, मान लो कि अंबानी है हमारे पास, उसके पास सारी दौलत उसी की होती है हमारे देश के अंदर। तो एक कर्व ये बन गया, एक कर्व ये बन गया, मतलब ये लाइन नहीं, एक लाइन है ये, एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई। तो इसी के अंदर इसने बना दिया एक गिनी कॉफिशिएंट, इसी के अंदर गिनी कॉफिशिएंट आता है। अब लोग समझ नहीं पाते कि लॉरेंस कर्व के अंदर गिनी कॉफिशिएंट कैसे आया। देखो कलर लेते हैं, अब हम कौन सा कलर लें समझाने के लिए। देखो गाइस एक कलर लेता हूँ मैं, ग्रीन। देखो ध्यान से देखना, अब इसके अंदर एक तो एरिया ये वाला है जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला डॉटेड, मतलब ऐसे कर देता हूँ, चलो ये हो गया एरिया ए, इसको मैं एरिया मान लेता हूँ ए, ठीक है। और ये जो नीचे वाला एरिया है इसको मैं मान लेता हूँ, इस वाले कलर से कर देता हूँ इसको, ये एरिया हो गया बी, ठीक है। तो जो गिन्नी कर्व है ना, इसका अगर हम ए, मतलब जितना ये वाला इन दोनों लाइनों के बीच में, लाइन ऑफ इक्वलिटी ऑफ लॉरेंस कर्व, इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बत बोलो, इसको बोलेंगे एरिया ए, ठीक है। डिवाइडेड बाई पूरा एरिया ए प्लस बी। देखो तो गिनी कॉफिशिएंट की अब डेफिनेशन मैं नेक्स्ट पेज में बता दूंगा। तो ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, या तो ये आंसर 0 आएगा या तो 1 आएगा। देखो मैं, ये आ गया समझ में इतना, अब मैं गिनी कॉफिशिएंट नेक्स्ट पेज में समझा रहा हूँ, इतना तो आ गया ना समझ, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट चलते हैं, गिनी कॉफिशिएंट। जो गिनी कॉफिशिएंट है इसमें मैंने बताया कि a अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो ये एक ये रेशियो है ना, ये रेशियो है,
ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन बोलूँगा तो ये बोलूँगा रेशियो बिटवीन द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी एंड लॉरेंस कर्व अपॉन, ये एरिया हो गया ना, ये पूरा, इसको लिखेंगे एरिया बिटवीन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी एंड द लॉरेंस कर्व, और बोलेंगे एरिया बिटवीन लाइन, ये तो सेम रहेगा, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी एंड, ये पूरा का पूरा सेम रहेगा यहाँ पे, एंड वो लास्ट क्या था, लाइन ऑफ इनइक्वलिटी। नया समझ में, देखो पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे तो लाइन ऑफ इक्वलिटी है, ये वाली जो लाइन थी ये लाइन ऑफ इनइक्वलिटी थी, मैं इसका नाम लिखना भूल गया, लिख देता हूँ। इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है। तो लाइन ऑफ इनइक्वलिटी मतलब ये पूरा एरिया, इसका जो रेशियो होगा इसको बोलेंगे गिनी कोफिशिएंट, सॉरी, तो इसको बोलेंगे गिनी कोफिशिएंट। तो ये या तो ये 0 होगा या तो ये 1 होगा, है ना। अगर ये 0 है तो क्या होगा, परफेक्ट इक्वलिटी होगी पूरे देश के अंदर, अगर ये 0 है तो। लेकिन अगर ये 1 है ना तो परफेक्ट इनइक्वलिटी होगी, याद रखना गाइस, ये यहीं से क्वेश्चन आया था सीडीएस के अंदर, ठीक है। अगर ये 0 है गिनी कोफिशिएंट, अगर गिनी कोफिशिएंट 1 है, दोनों का हमें पता होना चाहिए, 1 है तो क्या है, मतलब 0 है तो क्या है, और 1 है तो क्या है, ठीक है। आगे चलूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा कर्व है, नेक्स्ट है हमारा जे कर्व। देखो जे कर्व कुछ नहीं है, एक ये ट्रेड कर्व बोलता हूँ मैं तो इसको, ट्रेड कर्व याद करने की ट्रिक होती है ना, ट्रेड कर्व मतलब किस सेंस में इसको ट्रेड कर्व बुला रहा हूँ मैं, मतलब अपनी ट्रेड बैलेंस करने की है इसको, ये या फिर ट्रेड बैलेंस कर्व बोल देते हैं इसको, ट्रेड बैलेंस कर्व। क्यों, देखो होता क्या है ना गाइस, ध्यान से सुनना, मैं एक एक चीज़ इतना बेस्ट बताऊंगा आपको, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इसको ऊपर लिखेंगे ट्रेड सरप्लस, नीचे लिखेंगे ट्रेड डेफिसिट। देखो होता क्या है ना, समझो अभी इंडिया अगर कोई चालू बन जाए, इंडिया वाले लोग अगर थोड़े से चालू हो जाएं, अभी हमारे $1 की रुपए कितना है, 60 है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ समझो एक टीवी है, या फिर कुछ भी मान लो, एक फ्रिज है, टीवी मान लो, चलो वो 1 लाख रुपए का है, हम लोग उसको बाहर किसी दूसरे देश में जाके बेचेंगे तो वो कुछ डॉलर्स में बिकेगा, समझो 1 लाख का, ये 60 ही रुपये को मानो ताकि कैलकुलेशन आसान हो, तो ये $1 का बिकेगा बाहर जाके। लेकिन अब मैंने क्या करा, $1 की वैल्यू मैंने अपने पैसे को मतलब गिरा दिया, समझ रहे हो, गिराने का मतलब है कि मैंने अपने मनी को गिरा लिया, मतलब हमने इसको 120 कर दिया, मतलब अब हमने अपने पैसे को गिरा लिया, मतलब अभी हमारा $60 एक, मतलब हमारे 60 रुपीज़ $1 के बराबर है। लेकिन अब हमने क्या करा, 120 रुपये $1 के, मतलब हमने अपने पैसे की वैल्यू कम कर ली, कितने गंदा कर लिया। तो अब ये जब बाहर जाएगा तो $0.5 का ये बाहर जाके बिकेगा, तो बाहर वाले लोग हमारे टीवी ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि ये वाला सस्ता मिलेगा उनको, है ना। तो इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाता है। तो पहले क्या होगा, पहले थोड़ा सा कर्व में डिक्रीज़ आएगा, फिर एकदम से इंक्रीज़ आ जाएगा, समझे। तो ये एक जे की तरह लगता है, इसलिए इसको जे कर्व बुलाते हैं। आगे समझ में, ये कॉन्सेप्ट आया समझ में, इसको बोलते हैं करेंसी डिप्राइव करना। डिप्राइव मतलब कम, अपनी करेंसी को गिराना, हमने अपनी करेंसीज को गिरा दिया। पहले 60 रुपये $1 के बराबर थे, अब 120 रुपये जाके $1 के बराबर हो पाते हैं, इतना नीचे कर लिया हमने अपनी करेंसीज को। तो उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया, मैंने बताया ना आपको, बाहर अब पहले $1 का हमारा टीवी बिकता था, अब $0.5 का, तो हमारा टीवी ज़्यादा बिकेगा क्योंकि इसके कंपैरिजन में और कोई टीवी इतना सस्ता मिलेगा नहीं ना, तो हमारे लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऐसा किसने करा था, ऐसा चाइना ने किया था, ठीक है। तो इसको जे कर्व बुलाते हैं, ठीक है। ये तो मैंने इंडिया के रिलेशन में थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि इसलिए मैंने तो इंडिया के रिलेशन में समझाया, लेकिन ये चाइना ने ट्रिक अपना रखी है, ठीक है, करेंसी डिप्राइव करना, ट्रेड को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आगे चले, ठीक है। अब गाइस है, एक है लेफ्टर कर्व।
देखो लेफ्टर कर्व में एक मेरे को स्माइलिंग फेस याद रहता है, क्यों? क्योंकि मेरे को हंसी आती है इसमें, क्यों? ये टैक्स के ऊपर है, टैक्स लिख जा, टैक्स और टैक्स रेवेन्यू। टैक्स और टैक्स रेवेन्यू क्या है ये? मतलब अगर समझो कि आप 5 लाख रुपए कमाते हो तो आप कितना टैक्स दोगे? अगर गवर्नमेंट 0 टैक्स रखेगी तो भी पैसा नहीं ज़्यादा कमा पाएगी, अगर 2% टैक्स रखेगी तब भी नहीं कमा पाएगी, अगर 5% रखेगी तब भी कमा नहीं पाएगी, अगर 18% रखेगी, मतलब इस तरीके से अगर 100% रखा तब भी नहीं कमा पाएगी, क्योंकि कोई टैक्स देगा ही नहीं ना तब। तो एक पीक आता है जहाँ पे सबसे सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लिख लो मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट। एक पॉइंट आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है, जैसे 18% है, अभी हमने 18% ही क्यों रखा? ये हमने 18% ही क्यों रखा जीएसटी को, बताओ? क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें सबसे ज़्यादा टैक्स मिल रहा है, क्योंकि अगर हम इसके 19 कर देंगे तो कोई टैक्स देने के लिए आएगा ही नहीं, कम लोग आएंगे देने के लिए, ठीक है ना? अगर हम लोगों ने समझो 100% रख दिया तो कोई आएगा? कोई अगर 100 रुपये कमा रहा है और वो 100 रुपये टैक्स दे देगा तो उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो ये तो कंडीशन, और कोई 0 पे भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्ट होता है वो एक पॉइंट पे होता है, तो वो ये लेफ्टर कर्व बताता है। इसमें हमें हंसी आनी चाहिए, हम खुश होंगे, इसलिए लेफ्टर कर्व से सबसे ज़्यादा टैक्स, खुश होंगे, हमारा देश प्रगति करेगा। ठीक है, हो गया? एक लास्ट है कुडनेट्स कर्व। गाइस हैंडराइटिंग में मत जाना क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो गया, मैंने बहुत कोशिश करी है छोटा छोटा करने की, समझाने की। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना गाइस, मैंने पूरी कोशिश करी है आपके लिए। देखो गाइस ये क्या है, कुडनेट्स कर्व क्या है? देखो ये बहुत ही आसान कर्व है, बकवास सा है। देखो क्या ये इनकम पर कैपिटल, क्या है ये? पर कैपिटा इनकम और इनइक्वलिटी के बीच में होता है। तो कैसे? ये इस तरीके का कर्व होता है ऐसे। अब बोलोगे ये कैसे कर्व हो गया? कुछ नहीं है, जब कोई डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे आएंगी सारी की सारी डेवलपिंग कंट्री, और ये आएंगी डेवलप्ड, जैसे कि यूएसए, यहाँ पे आएगा अपना भारत, इंडिया। तो हमारा भारत की जो इनइक्वलिटी है और जो उसके जो लोग पैसे कमा रहे हैं, वो ये इधर वाले इंडिया वाले आएंगे, इधर यूएसए। बस ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस आप इतना ही याद रखें, ये इनइक्वलिटी और पर कैपिटल इनकम के बीच में होता है ग्राफ, और ये इस टाइप का होता है, सेमी सर्कल या फिर उल्टा यू, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? ये इतना ही है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है गाइस टाइप ऑफ मार्केट। तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो के अंदर मैं ये छोटा सा टॉपिक है इसको पूरा करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिक्स है, एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है सीडीएस के अंदर। तो आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ। देखो, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, बायलैटरल मोनोपोली और मोनिसोपोली। ठीक है ना? ये हैं जो कि एग्ज़ाम में आ रहे हैं रिपीटेडली, तो हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स कितने होते हैं? इन्फिनाइट, और बायर्स कितने होते हैं? इन्फिनाइट। ठीक है, दोनों इन्फिनाइट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इसके अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। आपसे ये अनुरोध है कि आप इसको 2x पे देखें ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि मैं इतनी जल्दी नहीं बोल सकता, तो आप 2x पे देखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट, देखो होता क्या है ना कि होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सारे के सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है ना? और इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्रीडम होती है, फ्रीडम एंट्री एंड एग्ज़िट, मतलब कोई भी आ सकता है और कोई भी एग्ज़िट कर सकता है। मार्केट के अंदर फ्रीडम होती है, कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी एग्ज़िट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं। ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में सेलर्स फ्यू होते हैं और बायर्स मैनी होते हैं, मतलब जो सेल करने वाले जो बंदे हैं ना वो 3 या 4 ही हैं, फ्यू हैं। तो ये आपस में क्या कर लेंगे? डील कर लेंगे कि हम 50 रुपये में कोई भी चीज़ है, ये तीनों 50 में बेचेंगे। तो आपस में ये लोग डीलिंग कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। पहली चीज़, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? ये इंटरडिपेंडेंटली प्राइस पॉलिसी मेकर होते हैं, प्राइस पॉलिसी मेकर। ठीक है? और जो अगर समझो एग्जांपल मैं इसका बता रहा हूँ, पेट्रोलियम।
इंडिया में कितने टाइप कौन कौन पेट्रोल बेच रहा है? एक तो रिलायंस है, एक इंडियन ऑयल है, एक अडानी है, मतलब ये लोग ही ऑयल बेच रहे हैं। तो ये लोग खुद ही रेट फिक्स करते हैं, और जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो अलग होता है, तो ये लोग खुद ही रेट फिक्स करते हैं, ये आपस में बात कर लेते हैं। तो सब हर जगह पेट्रोल क्या मिलता है? सेम रेट में मिलता है, ये आपने देखा भी होगा। तो इसमें क्या है, एंट्री कैसी है और एग्ज़िट कैसी है, आप खुद सोचना। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें एंट्री कैसी है? रिस्ट्रिक्टेड है। और एग्ज़िट कैसी है? फ्रीडम है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार सीडीएस के अंदर कि जो ओलिगोपोली होती है उसमें एंट्री और एग्ज़िट कैसे होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। मैं इसका जो इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। मैं उसका फ़ोटो खींच के अपलोड करवा दूंगा, जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। एक ही पेज है, उसमें मैंने सारा कंसाइज करके लिखा हुआ है, तो मैं वो फ़ोटो अपलोड करवा दूंगा, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली में सेलर कितना होगा? एक, और बायर्स कितने होंगे? मैनी। मोनोपोली सेलर्स कितने? एक है। बायर्स कितने? मैनी है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद करने का है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। कोई इसका सब्स्टिट्यूट होगा? बताओ। रेलवे का कोई इसको कर सकता है? इसके प्रोडक्ट को जो कि हम इतना सस्ता है रेलवे, उसको कोई सब्स्टिट्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो उसका एग्जांपल क्या है? रेलवे। मोनोपोली। ठीक है। अब चलते हैं बायलैटरल मोनोपोली पे। बायलैटरल मोनोपोली में कितने बायर्स होंगे? खुद बताओ। मतलब सेलर्स कितने होंगे? एक। और बायर्स कितना होगा? एक। ये कहाँ देखा है आपने? आप खुद सोचो, एक ही सेलर है और एक ही बायर्स है। ये होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। जैसे एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, ये उस कंपनी का मतलब वो है, चेयरमैन है, ठीक है। और ये हो गए उसके लेबर्स। ये क्या हो गई? यूनियन लेबर। तो इन दोनों के बीच में जो डील होगी ना, उसको बोलेंगे बायलैटरल मोनोपोली। एक ही बायर्स है, ये बोलेंगे कि हमारी डिमांड बढ़ा दो, ये सप्लाई। तो इनके बीच में जो भी वो चीज़ होगी ना, क्या बोलेंगे इसको? मार्केट। इस वाले मार्केट को क्या बोलेंगे हम? इस वाले मार्केट का नाम होगा बायलैटरल मोनोपोली। इंपॉर्टेंट है, आज तक सीडीएस में नहीं आया बट आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, टाइप है ये उसका भी। एक लास्ट बच रहा है हमारा। लास्ट है, ये है मोनोपोलिज्म सेल। इसमें क्या होता है? जो सेलर होते हैं ये मैनी होते हैं, और जो बायर होता है वो एक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? डिफेंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे कि इंडिया है, इंडिया को अगर एक समझो मिसाइल खरीदनी है, ये हो गई आपकी मिसाइल, तो रशिया से खरीद सकता है हम लोग, ठीक है। और कौन सी कंट्री से खरीदते हैं? यूएसए से, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया से खरीद सकते हैं, और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इनसे भी खरीदते हैं। और मतलब इतनी सारी कंट्रीज़ हैं। जो सेलर्स हैं वो कितने? मैनी हैं। और बायर कितना है? एक है, इंडिया। तो ये डिफेंस के रिलेशन में है, आ सकता है एग्ज़ाम में। तो एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बायर। खुद बताना। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर कितने थे? इन्फिनिटी। बायर कितने थे? इन्फिनिटी। मोनोपोलिस्टिक में कितने थे? मैनी 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 मैनी। ओलिगोपोली में कितने थे? सेलर कितने थे? फ्यू। और ख़रीदने वाले कितने थे? मैनी। ये लोग खुद रेट डिसाइड कर रहे थे। इसका एग्जांपल क्या है? पेट्रोलियम। ये सब याद रखने का तरीका है। मोनोपोली, ये एक टेबल है फाइनल, इसको याद कर लेना, एग्ज़ाम में यही काम आएगी। मोनोपोली, सेलर कितना है? एक। बायर कितने हैं? मैनी। बायलैटरल में क्या होता है? एक एक होता है। बायलैटरल मतलब एक एक, बायलैटरल यहीं से पता चल रहा है। और लास्ट वाले में कितने होते हैं? ये कितने थे? मैनी। सेलर्स मैनी थे, और बायर कितना था? एक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो गाइस अब आता है 5 ईयर प्लान। देखो 5 ईयर प्लान को प्लानिंग कमीशन ने वो किया था, क्या बोलते हैं इसको, 1951 में। तो ये याद रखना, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग, मैं गाइस फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, दिमाग की दही हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। एक आ गया नीति आयोग। अपने को आदत थोड़ी ना है, अपन टीचर थोड़ी ना है कि रोज़ ही पढ़ाते हैं, देखो। हाँ, अब हम जो
याद करने जा रहे हैं ना, एक ही बार में याद होगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है ना। कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लेना, काम खत्म। जो यहाँ तक आके वीडियो देख रहा है ना, जो यहाँ तक पहुँचा है, मैं उसकी दाद देता हूँ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12वां 2012 से 2017 तक, इतना तो याद रहेगा। 12वां 2012, ठीक है ठीक है। अब देखो पहला कमीशन, प्लानिंग कमीशन 5 साल का है, इसके आगे 19 लगा दो, ठीक है। फर्स्ट 5 साल का है, उसके आगे 19 लगा दो। 1951 से 5 साल जोड़ो, कितना हो गया 56। तो पहले 3 लगातार हैं, पहले 3 लगातार हैं, तो अगला क्या होगा 56। 1956 से लेके कब होगा 61, फिर 61 से लेके 66। इतना तो याद रहेगा। पहले 3 क्या हैं लगातार हैं। पहले मैं ईयर्स याद करवा रहा हूँ इनके, नहीं आ रहा किसी को समझ में तो इनके ईयर याद करवा रहा हूँ। तो पहले के 3 के बाद 3 साल का गैप है +3 लिख दिया मैंने इसलिए, ठीक है। पहले 3 के बाद 3 साल का गैप है, तो इसमें 3 साल जोड़ोगे कितना हो गया 69। 69 से 74, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 74 से 78, ठीक है। फिर अगले 2 के बाद फिर से 2 साल का गैप है, अगले 2 के बाद फिर से 2 साल का गैप है। पहले 3 के बाद 3 साल का गैप है, फिर अगले 2 के बाद फिर से 2 साल का गैप है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो 2 साल का गैप हो गया। 78 से कितना हो गया 80 हो गया, 80 से 85। ये 19 इसके आगे लगा लेना गाइस, 1980 से 85 तक, ठीक है। फिर अगले 2 के बाद फिर से 2 साल का गैप है +2, तो ये हो गया 85 से 90। इसके बाद 2 साल का गैप है, तो 92 से लेके 97। फिर सारे के सारे लगातार हैं। 97 में 5 साल जोड़ दोगे तो 2002, फिर 2002 से 2007, फिर 2007 से लेके 2012, फिर 2012 से लेके 2017, फिर 2017 से लेके अभी तक कहाँ तक 17 में 3 जोड़ोगे मतलब 22 तक चलेगा। नीति आयोग, ये नीति आयोग है 13वां का, इसको नीति आयोग बोलते हैं, लेकिन 13th प्लानिंग कमीशन नहीं बोलते हैं इसको नीति आयोग नाम दे दिया गया इसलिए, ठीक है। ईयर याद हो गए, सबसे मेन फंडा था ईयर। देखो फिर से याद करवा रहा हूँ, 15 पहला कमीशन 5 साल के लिए, तो 51 में स्टार्टिंग है, 5 साल जोड़ो 56, 56 से 61, 61 से ये तीनों लगातार हो गए। पहले 3 लगातार, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, पहले 3 के बाद 3 साल का गैप है, फिर इसमें 3 जोड़ो 66 में 3 हो गए 69, 74 तक, फिर 74 से 78, फिर 2 साल का गैप है, फिर 80 से लेके 85, फिर 85 से 90, फिर से 2 साल का गैप है, ठीक है। फिर लगातार है। ये तो याद हो गया, ईयर तो याद हो गए, कम से कम हो गए ना। तो पहला क्वेश्चन ईयर का ही आता है, अगर यहाँ से आता है तो। कलर चेंज करते हैं, अब अंदर की बात करते हैं। चलो देखो अंदर की बात। पहला मॉडल किसने दिया था, हेराल्ड डॉबर मॉडल। पहले वाले मॉडल का नाम है हेराल्ड डॉबर मॉडल, ठीक है। ये किसके ऊपर था, ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर था। गाइस नोट डाउन करते रहना, पहला वाला एग्रीकल्चर के ऊपर था पूरा का पूरा, ठीक है। अगला ग्रीन कलर अगला है पीसी महाबलोनीज मॉडल। देखो जो दूसरा मॉडल है पीसी महाबलोनीज मॉडल्स बोलते हैं इसको, और ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर था। कौन सी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, तो इसको कैसे याद रखेंगे। देखो एक आरबीडी गाइड आती थी, अगर कोई पढ़ा हो यार, आरबीडी की गाइड आती थी साइंस की, मेरे को याद है कि मैंने इसे याद कर रखा है आरबीडी, ठीक है। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। अब देखो इसके स्टेट भी याद करने पड़ेंगे। कलर चेंज, दुर्गापुर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, दुर्गा पूजा की पूजा होती है। भिलाई ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ को मैं 36 लिखता हूँ, 36 छत्तीसगढ़। और राउरकेला केला वगैरह उड़ीसा में मिलता है, ऐसे याद कर रखा है मैंने, उड़ीसा, ठीक है। हो गया याद, तो ये आपको याद होना चाहिए। और गाइज ये जो क्वेश्चन ये आता है कि जो यहाँ से आता है, इस वाले बी से क्यों आता है, देखो इस वाले बी से इसलिए आता है क्योंकि जो थर्ड वाला था ना, इसके अंदर एक था बोकारो प्लांट खुला था, स्टील प्लांट बोकारो, ये झारखंड में जेएच। तो यही पूछेगा कि दूसरे के जो सेकंड प्लानिंग कमीशन था उसके अंदर जो
इंडस्ट्री सेटअप हुई थी वो बोकारो थी कि भिलाई थी, ठीक है, इतना तो मतलब कंफ्यूज करने के लिए वो यहीं से पूछता है, ठीक है, इतना तो याद रहेगा। ये इंडस्ट्री था, पहला वाला क्या था, एग्रीकल्चर, दूसरा क्या था, इंडस्ट्री था, तीसरा वाला दोनों था, एग्री प्लस इंडस्ट्री। गाइस नोट डाउन करते रहना, जगह कम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही पेज में सारा का सारा मेटल आ जाए। ये सेकंड का है, ये अलग मैंने ब्लॉक बना दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, ठीक है, इतना ही जितना लिख रहा हूँ उतना ही याद करना है, बकवास याद नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद अगर आप पेपर पे नोट डाउन करेंगे ना, मेरे पास तो पेज की कमी है, यहाँ पे देखो, इसके बाद एक गैप आ रहा है ना, कितने साल का, 3 साल का, इसको प्लानिंग हॉलीडे बोलते हैं, प्लानिंग हॉलीडे। तो ये क्वेश्चन आ रखा है, जो प्लानिंग हॉलीडे है वो कौन से प्लान्स के बीच में आ रही है, 3 और 4 के बीच में, किसके, 3 और 4 के बीच में, किसके, 3 और 4 के बीच में। यहाँ पर भी एक गैप आ रहा है, इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। क्या बोलते हैं इसे, रोलिंग प्लान। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोलिंग प्लान 5 के बाद आता है, 3 के बाद आता है प्लानिंग हॉलीडे। 3 बच्चों के साथ हॉलीडे पे चले गए, ऐसे याद कर लो, 3 बच्चों के साथ हॉलीडे पे चले गए, ठीक है। 5 जो होते हैं, 5 लोग रोल कर रहे हैं, 5 लोग रोल कर रहे हैं, 5 के बाद रोल आता है, ठीक है, हो गया याद, आगे चलें, ठीक है। देखो कहाँ पर है कलर, थोड़ा सा ये किचपिच हो गया, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूँ साफ साफ लिखने की, है ना। अब देखो चौथे में देखते हैं, इसमें हमने क्या बोला कि ये यहाँ पे बहुत सारी भगचोदी हुई थी, मतलब कोई नेगेटिव में ना ले, लेकिन यहाँ पे चौथे में बहुत याद रहता है मेरे को। अब तो 5वां 4 साल के लिए था पहला, तो ये चौथा इसलिए मेरे को ये याद रहता है क्योंकि यहाँ पे ना एक हंसी वाली बात थी कि एक तो देखो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण, ठीक है, 14 बैंक का। और क्या हुआ था यहाँ पे, नसबंदी हुई थी, नसबंदी मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे थे। अगर रियल फैक्ट अगर आपको पता चलेगा ना, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई थी, जो कुंवारे थे, उनकी भी नसबंदी हो गई थी। तो इसलिए मेरे को ये थोड़ा हंसी का थोड़ा ऐसा है, तो इसलिए ये याद रहता है। 4th वाला जो 5वां है, ये 4 साल के लिए हुआ था, कितने, 4 साल के लिए था। प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए होता है ना, लेकिन 5वां कितने साल के लिए था, 4 साल के लिए। और इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी नसबंदी हुई थी, ये वाला ही चला था इधर। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि कलर दूसरा कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर क्या हुआ था कि लड़कों की एज कर दी थी, बॉयज़ की एज कर दी थी 18 साल शादी की, और लड़कियों की कर दी थी 15 साल गर्ल्स की, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये 5th ईयर प्लान में हुआ था, ठीक है। और 5th ये सब, ये अभी जो यहाँ से जो चल रहे हैं ना, 4th से 4th 5th 6th, ये चार के चारों पॉवर्टी एलिमिनेशन है, पीई। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर था, यहाँ पे इंडस्ट्री था, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों था, यहाँ पे क्या है, पॉवर्टी एलिमिनेशन, पीई, ये तीनों के तीनों क्या है, पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए था। गाइस बहुत टफ टॉपिक है ये याद ही करना होता है, ये रटना ही होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ट्रिक से याद हो जाए, तो फिर आपको परमानेंटली याद हो जाए, होता है ना वो एक तरीका, तो मैं वो तरीका अपना रहा हूँ, ठीक है, हो गया। देखो गाइस अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, 92 में एलपीजी पॉलिसी लेके आए थे, जिसकी वजह से हम लोग बाहर के लोगों से ट्रेड कर पा रहे थे, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के हमने ट्रेड स्टार्ट किया था एलपीजी पॉलिसी के अंदर। कौन लेके आए थे, सरदार जी, मनमोहन सिंह। ऐसे जुड्डी मैंने बना दी ताकि वो याद रहे हमको। गाइस ऐसे छोटे छोटे डायग्राम बनाते रहोगे ना तो याद रहेगा। एलपीजी पॉलिसीज़ कौन लेके आया था, मनमोहन सिंह जी, ठीक है। गला सूख गया। देखो 97, अब यहाँ पे क्या हुआ था, हाँ इसमें क्या हुआ था 97 से 2000। अब यहाँ पे देखो क्या करी थी, 18 और 15, लड़कों की 18 और गर्ल्स की 15। अब यहाँ पे लड़कों की 21 कर दी थी और लड़कियों की कर दी थी 18। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी, बस। और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे तक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब आपको ये जो लास्ट वाली है ना, इन दोनों की वो याद करनी है। क्या थीम, जैसे यहाँ पे थीम क्या थी, एग्रीकल्चर, यहाँ पे इंडस्ट्री, तो यहाँ पे थीम क्या है, यहाँ पे लिखना इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ। कैसी, सस्टेनेबल ग्रोथ, कैसी ग्रोथ चाहिए हमें, सस्टेनेबल ग्रोथ। ये क्वेश्चन भी आ रखा है सीडीएस के अंदर, तो इन दोनों की सेम ही है, सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव, ठीक है, हो गया याद। मतलब कोशिश करी मैंने जहाँ तक भी, पूरा मैंने अपना जोर मतलब इनपुट दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
गाइस जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है ना, और अगर नोट्स बना लिए, चाहे वो उसने शॉर्ट में बनाए हो, एक पेज लिया हो, उसके ऊपर शॉर्ट शॉर्ट ऐसे नोट्स बनाए हो, तो उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीडीएस का एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो आपका मैं ये इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है इसमें से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन होता है आपका 8.833 का, मतलब 8 नंबर हो गए, 8.33 नंबर। और 8 नंबर आपको पता है एक वीडियो से अगर आ रहे हैं आपके, तो कोई घाटा नहीं है आपका, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पा रहे हैं तो। थैंक यू गाइज़, लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत करी आपके लिए, सुबह से लग रहा हूँ वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर ज़रूर करना गाइज़, एक शेयर तो बनता है अपने किसी भी एक फ्रेंड को, जिसको भी आप चाहते हैं उसका सीडीएस क्लियर हो, उसको शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़ 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 प्लीज़।